संगीत पार्टी में धूम मची हुई थी। एक के बाद एक दोनों पक्षों की तरफ से परफॉर्मेंस दी जा रही थी। अभी अभी लड़की की छोटी बहन ने अपनी सहेलियों के साथ जीजा जी होने वाले जीजा जी गाने पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। सबने ज़ोरदार तालियां बजाकर उसकी तारीफ की थी। पार्टी में सारिका को बहुत अच्छा लग रहा था। ये उसकी खास सहेली नलिनी के भाई की संगीत की पार्टी थी। पार्टी में आने के लिए सारिका ने बहुत सोच समझकर पीच कलर की साड़ी का चुनाव किया था। उसके साथ उपयुक्त ज्वेलरी भी पहनी थी। कुछ देर पहले जब वो वॉशरूम गई थी तो वहाँ लगे आईने में खुद को देखकर उसके मन में आया था कि वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कॉलेज में थी। बस ज़रूरत है तो अपने आप पर ध्यान देने की। बहुत दिनों के बाद वो किसी फंक्शन में आई थी। वो अच्छा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसे इसी तरह पार्टियों में आना जाना चाहिए, जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। पर उसने तो खुद को पूरी तरह से समेट लिया था, अपने इर्द गिर्द एक ककून बनाया था। उसके भीतर ही सिमट कर रहती थी। उस ककून से बाहर निकलने में डरती थी। यहाँ बुलाने के लिए नलिनी को पिछले कई दिनों से उसे तैयार करना पड़ा था। अपनी दोस्ती की दुहाई देनी पड़ी थी, तब जाकर वो यहाँ आने को तैयार हुई थी। नलिनी ने आज सुबह फिर से फ़ोन करके कहा था कि सही समय पर पहुंच जाए। उसने वेन्यू की लोकेशन भी भेज दी थी। साथ में कहा था कि अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो वो उनके ऑफिस तक पहुंच जाए। उसके बाद वो किसी को भेजकर पिक करवा लेगी। लेकिन सारिका ने कहा था कि वो अपने आप पहुंच जाएगी। सारिका आसानी से यहाँ पहुंच गई थी। अब उसे लग रहा था कि उसने नलिनी की बात मानकर अच्छा किया। घोषणा हुई थी कि कुछ देर में लड़का और लड़की मिलकर एक खास परफॉर्मेंस देंगे। फिलहाल तो स्टेज पर नलिनी के मौसा जी एक गाना गा रहे थे। शायद पहली बार इस तरह स्टेज पर आए थे। गाते हुए नर्वस हो रहे थे, लेकिन परिवार वाले उनका हौसला बढ़ा रहे थे। गाना रोमांटिक था, सारिका को पसंद था, इसलिए ठीक ठाक आवाज़ होने के बाद भी उसे अच्छा लग रहा था। तभी नलिनी उसके पास आकर धीरे से बोली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इंतज़ाम ठीक है ना? परफेक्ट। नलिनी को ये सुनकर संतोष हुआ। उसने कहा, देखो संकोच मत करना, खाती पीती रहना, मैं बार बार नहीं पूछ पाऊंगी। मौसा जी के बाद मुझे डांस करना है। विनय पीछे पड़ा था कि भाई की शादी में तो नाचना ही पड़ेगा। उसकी सह पाकर नुपुर भी पीछे पड़ गई। नुपुर को तो जानती हो ना, वही जिससे विनय की शादी हो रही है। क्या करती, जैसे तैसे ऑफिस के बाद समय निकालकर प्रैक्टिस तो की है, देखे नतीजा क्या होता है। गाना ख़त्म हो गया था। घोषणा हुई कि अब नलिनी टंडन की परफॉर्मेंस होने वाली है। नलिनी ने कहा, चलती हूँ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पर तुम्हें भी ऐसा नहीं जाने दूंगी, गाना तो गाना ही पड़ेगा। सारिका जब तक कुछ कहती, नलिनी जा चुकी थी। सारिका का मन कुछ पीने को हो रहा था। उसने एक वेटर को आने का इशारा किया। सारिका पिछले एक साल से बड़े कठिन दौर से गुजर रही थी। हर पल एक उदासी उसे घेरे रहती थी। उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। ऑफिस जाने के लिए भी उसे अपने मन को बहुत समझाना पड़ता था। उसके इर्द गिर्द के लोग उसे समझाते थे कि जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो, अभी तो उसके सामने लंबी जिंदगी पड़ी है। वो भी यही सोचती थी कि ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी कैसे काट पाएगी। उसने ज़िंदगी जीने की जगह काटने की चिंता शुरू कर दी थी। इसके कारण वो उदासी में डूबती जा रही थी। उसके लिए अब खुद के मन को समझ पाना ही मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार करती थी। कुछ समय मन लगाकर करती भी थी, फिर अचानक ही मन उस चीज़ से उचाट हो जाता था। वह उसे छोड़ देती थी। कभी मन एकदम अच्छा होता था, पर ना जाने क्यों अचानक ही उसे हर एक चीज़ बुरी लगने लगती थी। उसका मन खुद को कमरे में बंद करके रोने का होने को लगता था। अपनी इस मना स्थिति से वो परेशान तो थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। आज यहाँ आने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। वो मना रही थी कि उसका मूड अच्छा ही बना रहे। सारिका स्नेक्स के साथ कॉफ़ी पीते हुए नलिनी का डांस देख रही थी। वो जानती थी कि नलिनी बिल्कुल भी अच्छी डांसर नहीं है। कॉलेज के फ्रेशर डे पर जब उसने डांस किया था तब लोग मुंह दबाकर हंस रहे थे, लेकिन आज उसे डांस करते हुए देखकर वो कह सकती थी कि अपने भाई का मन रखने के लिए उसने खूब प्रैक्टिस की है। नलिनी का डांस खत्म हुआ। विनय ने स्टेज पर आकर उसे गले लगा लिया।
सबने नलिनी की खूब तारीफ की। नलिनी के बाद किसी संयम टंडन का नंबर था। संयम गिटार के साथ स्टेज पर आया और किसी रॉक स्टार की तरह परफॉर्म करने लगा। सारिका को उसका अंदाज अच्छा लग रहा था। नलिनी एक बार फिर उसके पास आई। उसने पूछा, मेरा डांस कैसा लगा? सारिका ने तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा, खूब मेहनत की थी, करनी ही पड़ी यार, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी उम्दा डांसर हूँ। ये कहकर नलिनी हंस दी। सारिका भी मुस्कुरा दी। उसकी नज़रें बार बार स्टेज की तरफ जा रही थी। नलिनी ने कहा, मेरा देवर है, किशोर का चचेरा भाई, लेकिन हमारे बीच दोस्तों जैसा रिश्ता है। वैसे बिजनेस करता है पर गाता भी अच्छा है। मिलवाऊंगी तुमसे। फिलहाल जा रही हूँ, इसके बाद विनय और नुपुर की बारी है। अनाउंसमेंट मुझे ही करनी है। नलिनी चली गई। सारिका का ध्यान स्टेज पर था। संयम का गाना खत्म हुआ तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। सारिका ने भी खुले दिल से ताली बजाकर उसकी तारीफ की। संयम ने सर झुकाकर सबका अभिवादन किया। सबको धन्यवाद देकर स्टेज से चला गया। उसके जाने के बाद नलिनी स्टेज पर आई। उसके हाथ में माइक था। उसने कहा, सभी ने संगीत की पार्टी में अपने अपने तरीके से परफॉर्मेंस दी। आप लोगों ने उसका आनंद भी लिया। अब उन लोगों की बारी है जिनकी वजह से ये महफिल सजी है। मेरे छोटे भाई विनय आहूजा और नुपुर तलवार अब आपके सामने आने वाले हैं। अपनी परफॉर्मेंस से दोनों अपनी प्रेम कहानी को आपके सामने रखने वाले हैं। तो देखिए कि कैसे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और हम सफ़र बनने का फैसला किया। स्टेज पर विनय और नुपुर आए। डांस के जरिए उनकी प्रेम कहानी दिखाई जा रही थी। कॉलेज में नुपुर किसी बात के लिए विनय को सबके सामने डांटती है। विनय उसके उस रूप पर रीझ जाता है। उसके बाद नुपुर और उसकी मुलाकातें होती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, अच्छा वक्त बिताते हैं। इस सब के बीच अपने मन में एक दूसरे के लिए पल रहे प्यार को महसूस करते हैं। सारिका को उन दोनों की ये प्रेम कहानी पसंद आ रही थी। फिर स्टेज पर जैसे वैलेंटाइन डे की बहार आ जाती है। विनय अपने घुटनों के बल बैठकर नुपुर से अपने प्यार का इजहार कर रहा था। सड़क फिल्म का गाना बज रहा था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। नुपुर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है, उसके सीने से लग जाती है। गाना बजता है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। स्टेज पर सब कुछ बहुत रोमांटिक था, सब खुश थे, पर सारिका अचानक परेशान हो गई थी। उसके सामने उसकी बीती जिंदगी घूमने लगी थी। उससे अब वहाँ रुका नहीं जा रहा था। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वह उठी और बाहर की तरफ भागी। हॉल के बाहर आई तो डिनर की तैयारी चल रही थी। उस सब के बीच वह इधर उधर एक एकांत जगह देख रही थी। उसे एक कोना दिखाई पड़ा और वहां जाकर रोने लगी। सारिका को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई पड़ी। उसने पलट कर देखा, सामने संयम खड़ा था। उसने अपना चेहरा घुमा लिया, अपने आंसू पोंछने लगी। संयम ने कहा, आर यू ऑल राइट सारिका? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर सारिका को आश्चर्य हुआ। उसने उसकी तरफ देखा। संयम बोला, नलिनी भाभी ने आपके बारे में बताया था, हमें मिलाने वाली थी पर मौका नहीं मिला। सारिका ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ, नलिनी से बता देना। ये कहकर सारिका जाने लगी। संयम ने आवाज़ देकर रोका। उसके पास जाकर बोला, आप ठीक नहीं लग रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? सारिका ने कहा, आई विल मैनेज। कहकर वो फिर आगे बढ़ गई। संयम ने फिर रोका। वो बोला, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, आप इस स्थिति में नहीं है कि अकेली जा सकें। इस बार सारिका ने मना नहीं किया। वो जानती थी कि इस समय वो सचमुच बहुत परेशान है। उसके लिए अकेले जाना ठीक नहीं होगा। संयम ने उससे वहीं रुकने को कहा। कुछ देर में वो अपनी बाइक लेकर आया। सारिका उसके पीछे बाइक में बैठ गई। संगीत की पार्टी समाप्त हो गई थी। सभी मेहमानों से डिनर करने का अनुरोध किया गया था। सभी डिनर के लिए जा रहे थे। नलिनी परेशान सी सारिका को खोज रही थी। विनय और नुपुर की परफॉर्मेंस के बाद वो सारिका को गाना गाने के लिए स्टेज पर ले जाना चाहती थी। जब वो उसे बुलाने पहुंची तो वो दिखी नहीं। उसी समय किशोर उसे किसी खास मेहमान से मिलाने के लिए ले गया। उनके साथ कुछ वक्त लग गया। तब तक कार्यक्रम के समाप्त होने की घोषणा के साथ मेहमानों को डिनर करने के लिए कहा गया। नलिनी लौट कर आई तब भी सारिका उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। वह उसे खोजने लगी। उसने सब तरफ देख लिया था पर सारिका नहीं नजर आई।
नलिनी ये सोचकर परेशान हो रही थी कि सारिका अचानक चली कहाँ गई, कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं हो गई। उसने सारिका को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, उसका नंबर मिलाया। घंटी बज रही थी पर फ़ोन उठ नहीं रहा था। वो और अधिक परेशान हो, उसके मन में आ रहा था कि सारिका का मूड अचानक बिगड़ गया होगा, वो यहाँ से चली गई होगी, ऐसे में वो किसी समस्या में तो नहीं फंस गई। परेशान नलिनी ने 3-4 बार फ़ोन मिलाया पर जवाब नहीं मिला। वो सोच रही थी कि क्या करे, तभी किशोर ने आकर कहा, नलिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान विदा हो रहे हैं, चलकर उन्हें विदा करो। नलिनी ने किशोर को सारी बात बताकर कहा, मुझे सारिका की फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या बात है, मुझे लगता है कि उसके घर जाकर देखना होगा। किशोर उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी है नहीं, परिवार के बड़े तो हम दोनों ही हैं, मेहमानों के बीच हमारा रहना जरूरी है। किशोर की बात सारिका को सही लगी। उसके मम्मी डैडी की मौत के बाद वह और किशोर ही विनय के अभिभावक थे। मेहमानों को निमंत्रण भी उनकी तरफ से ही भेजा गया था। ऐसे में मेहमानों को विदाई देने के लिए उनका रहना जरूरी था। किशोर ने कहा, पहले मेहमानों को विदा कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें लेकर सारिका के घर चलूँगा। नलिनी ने उसकी बात मान गई। वो मेहमानों के पास चली गई। वह और किशोर हर एक मेहमान को विदा करते समय आने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। मेहमानों को विदा करते हुए भी नलिनी को सारिका की चिंता थी। बहुत से मेहमान जा चुके थे, अब कुछ नज़दीकी रिश्तेदार ही बचे थे। विनय उनके पास आकर बोला, अब घर वाले ही बचे हैं, सोच रहा हूँ सब एक साथ ही खाते हैं। किशोर ने कहा, तुम सबके साथ खाओ, मैं जरा नलिनी को लेकर जा रहा हूँ। विनय ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ जाना है जीजा जी? नलिनी ने विनय को सारी बात बताई। सुनकर विनय बोला, तो आप दोनों सबके साथ खाना खाइए, मैं जाकर सारिका दीदी को देख कर आता हूँ। किशोर ने कहा, तुम यहीं रुको, हम दोनों जा रहे हैं, कोई पूछे तो कह देना कि बहुत ज़रूरी काम से गए हैं। किशोर नलिनी को लेकर निकल ही रहा था कि संयम सामने से आता दिखाई पड़ा। नलिनी उसके पास जाकर बोली, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें ढूंढा पर तुम कहीं दिखे ही नहीं। संयम समझ गया कि बात क्या है। उसने कहा, आप सारिका को लेकर परेशान है ना? उसकी बात सुनकर नलिनी ने कहा, हाँ, क्या तुम्हें पता है कि सारिका कहाँ है? भाभी, मैं उसे उसके घर छोड़ने ही गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अकेले जा रही थी तो मैंने कहा कि मैं छोड़ आता हूँ। संयम ने उसे पूरी बात बताई। सब जानकर नलिनी ने कहा, थैंक यू, मैं तो उसके लिए बहुत परेशान थी, किशोर को लेकर उसके घर जा रही थी। संयम ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे फ़ोन करके बता देना चाहिए था, पर ध्यान में ही नहीं आया। नलिनी ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता मिटा दी है, सब सही हो गया था। विनय ने सबके एक साथ खाने का इंतजाम कर दिया। सबने एक साथ हंसी खुशी खाना खाया। सारिका बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी। आंसुओं से उसका तकिया भीगा हुआ था। संयम ने उसे उसके घर बाहर छोड़ा था। वह उसकी बाइक से उतरकर बिना कुछ बोले अंदर आ गई थी। सैंडल उतारकर सीधा बिस्तर पर लेट गई थी। विनय और नुपुर की परफॉर्मेंस देखते हुए उसे वो दिन याद आ गया जब प्रथम ने उसे पहली बार प्रपोज किया था, वो भी वैलेंटाइन डे था। उस दिन के बारे में सोचते हुए उसे रोना आने लगा था। उसने अपने आप को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। वो उठकर बाहर भाग गई थी। बिस्तर पर लेटे हुए वो दिन इस तरह से उसके जेहन में उभर रहा था कि जैसे कि सब अभी अभी घट रहा हो। प्रथम उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया था। सारिका को आभास था कि आज प्रथम उससे वो बात कहेगा जिसे वो महसूस तो करती है, फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहती है। वह उस पल का इंतजार कर रही थी। उसे लगता था कि प्रथम डिनर के बाद उसे कहीं और लेकर जाएगा, किसी एकांत जगह पर ले जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन प्रथम ने जो किया वो उसने सोचा भी नहीं था। डिनर के बाद प्रथम ने केक मंगाया। जब सारिका ने केक काटा तो उसके अंदर से एक रिंग निकली। रिंग को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसी समय उसने महसूस किया कि उनकी टेबल पर स्पॉटलाइट पड़ रही है। प्रथम उस अंगूठी को लेकर घुटनों के बल बैठा था। उसके एक हाथ में माइक था। उसने कहा, सारिका, आज प्यार के इस त्यौहार पर इन सब लोगों के सामने मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी के सफ़र में हम सफ़र बनोगी? सारिका ने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। आसपास की टेबल पर बैठे सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। उसने प्रथम की तरफ देखा।
वह उसके जवाब की राह देख रहा था। उसने माइक सारिका को पकड़ा दिया। सारिका बोली, तुम्हारे साथ जिंदगी के सफ़र पर चलने के लिए तो मैं कब से बेकरार हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में मेरा एक ही हम सफ़र हो सकता है, वो हो तुम। सारिका के ये कहते ही सब तालियां बजाने लगे। प्रथम ने अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। उस दिन सारिका को लगा था कि उसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। अब इसके साए में उसका पूरा जीवन बीत जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए वो सोच रही थी कि जिंदगी भी कितनी अजीब है। पहले आपको सपनों की रंगीन दुनिया में ले जाती है, फिर अचानक वो रंगीन सपना बुरी तरह टूट जाता है। आप खुद को अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। जो जिंदगी एक हरा भरा बगीचा था वो दुखों के मरुस्थल में बदल जाती है। उसके साथ भी तो यही हुआ था। उसकी सारी खुशियाँ एक पल में जिंदगी भर के गम में बदल गई थी। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते वो सो गई। सुबह सारिका की आंख खुली तो 7 बज रहे थे। वो 6 बजे तक उठ जाती थी। आज देर हो गई थी। वह उठकर बेडरूम से बाहर आई, मेन डोर खोलकर बरामदे में गई। उसने देखा गमलों के पास रखी बास्केट में दूध और ब्रेड रखे हुए थे। ये समझ गई थी कि बंसी ने कॉलबेल बजाई होगी। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला होगा तो यहाँ रख कर चला गया। जब भी उसका मूड खराब होता था तो बंसी 3 बार घंटी बजाने के बाद दूध और ब्रेड इसी तरह बास्केट में रखकर चला जाता था। दूध और ब्रेड का पैकेट लेकर वो अंदर आ गई। फ्रेश होकर वो चाय पी रही थी। उसे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ी। वह उठकर बेडरूम में गई। इधर उधर देखा पर फ़ोन नहीं दिखा। वापस लिविंग एरिया में आई तो टेबल पर रखे अपने हैंडबैग पर नज़र गई। आवाज़ उसमें से ही आ रही थी। कल बाइक पर बैठते हुए उसने अपना फ़ोन हैंडबैग में रख लिया था। वो हैंडबैग की तरफ बढ़ी तब तक फ़ोन कट गया। उसने फ़ोन निकालकर चेक किया तो नलिनी का फ़ोन था। कल रात के मिस्ड कॉल्स पर भी उसका ध्यान गया। उसने तुरंत नलिनी को फ़ोन किया। नलिनी ने उससे कल रात के बारे में पूछा। सारिका ने उसे बताया कि अचानक ही उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो घर आना चाहती थी। संयम ने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। वो बहुत परेशान थी इसलिए जाकर सो गई। उसका फ़ोन हैंडबैग में था इसलिए उसकी कॉल का पता ही नहीं चल पाया। सारिका ने कहा कि अब वो ठीक है, ऑफिस में लंच टाइम में बात करेगी। फ़ोन रखने के बाद सारिका को संयम का ख्याल आया। वो सोच रही थी कि उसने संयम को अंदर बुलाना तो दूर, ड्रॉप करने के लिए धन्यवाद भी नहीं दिया था। ना जाने वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। उसने सोचा कि नलिनी के जरिए अपनी मदद करने के लिए वो संयम को धन्यवाद देगी। उसने घड़ी पर निगाह डाली। ऑफिस जाने का समय हो रहा था। वो तैयार होने चली गई। उस दिन संगीत की पार्टी के बाद से सारिका नलिनी के घर नहीं जा पाई। उसे बुरा लग रहा था कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त की वो कोई मदद नहीं कर पा रही है, जबकि नलिनी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन इन दिनों ऑफिस में काम अधिक था। वो रोज़ सोचती थी कि आज ऑफिस के बाद कुछ देर के लिए नलिनी के घर जरूर जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता था। लंच के समय जब वो नलिनी से बात मिली तो उसने कहा, बुरा मत मानना, मैं चाहती तो हूँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर नलिनी बोली, ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत महसूस होती तो पूरे हक से कहती, लेकिन संयम के रहते कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बहुत सा काम उसने संभाल लिया है। मुझे और किशोर को तो उसकी वजह से बहुत आराम रहा। संयम का जिक्र सुनकर सारिका को याद आया कि उसने अपनी मदद के लिए उसे शुक्रिया भी नहीं कहा था। उसने कहा, संयम सचमुच बहुत अच्छा है। उस दिन बिना कुछ सोचे मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। मैं उस दिन बहुत अपसेट थी। मैंने तो उसे मदद करने के लिए धन्यवाद भी नहीं कहा। नलिनी ने कहा, सच कह रही हो तुम। संयम बहुत ही अच्छा इंसान है, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। बहुत ही खुशदिल इंसान है, पर एक समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है वो। लेकिन उसके व्यवहार को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि दुख उसके आसपास भी भटकता होगा। सारिका को संयम के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने नलिनी से कहा, क्या हुआ था उसके साथ? नलिनी कुछ गंभीर होकर बोली, मैंने और किशोर ने कभी उसके जख्मों को कुरेदने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारी शादी के समय वो यहाँ नहीं था, वो लंदन में था। सुनने में आया था कि वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो बुरी तरह टूट गया था। अभी साल भर पहले ही वो यहाँ आया है, लेकिन पूरी तरह से बदला हुआ। ऐसा लगता ही नहीं है कि जो सुना था वो सच होगा। हम उससे पूछ सकते थे, लेकिन हमें लगा कि ऐसा करने से उसे तकलीफ होगी। सब सुनकर सारिका सोच में पड़ गई।
कुछ पलों के बाद बोली, जरूर किसी बहुत गहरे दर्द से गुजरा होगा। तभी बिना कुछ कहे मेरी तकलीफ समझ गया। तुम मेरी तरफ से उसे शुक्रिया अदा कर देना। कह दूंगी। तुम भी बेवजह की बातें सोचकर परेशान मत हो। मैं और किशोर शादी का कार्ड देने जल्दी ही तुम्हारे घर आएंगे। नलिनी की बात सुनकर सारिका को तसल्ली हुई, पर उसका मन संयम के बारे में जानने को उत्सुक हो गया। सारिका बाहर बरामदे में बैठी थी। दिसंबर की नरम धूप उसके शरीर को सुख दे रही थी। आज संडे था, ऑफिस जाना नहीं था, इसलिए वो कुछ देर से सोकर उठी थी। अपने लिए चाय बनाकर वो बाहर बरामदे में आकर बैठ गई थी। चाय की चुस्की के साथ वो गुनगुनी धूप का मजा ले रही थी। अंदर बंसी घर की साप्ताहिक सफाई कर रहा था। रोज तो सारिका को ऑफिस जाने की जल्दी होती थी, इसलिए संडे के दिन बंसी घर की सफाई और बाकी के काम करता था। काम करते हुए गाना गाता रहता था। इस समय भी वो गा रहा था। सारिका को महसूस हुआ जैसे कि अंदर उसका फ़ोन बज रहा है। उसने आवाज़ लगाकर बंसी को देखने के लिए कहा। अंदर से बंसी ने कहा, दीदी आपका फ़ोन बज रहा है। नलिनी दीदी का है, सारिका ने कहा। तो बाहर लाकर दे दो। बंसी ने उसे उसका फ़ोन लाकर दिया। नलिनी से बात हुई तो उसने बताया कि वो किशोर के साथ शादी का कार्ड देने आ रही है। नलिनी ने कहा था कि वो 1 घंटे में आने वाली है। उससे बात करके सारिका अंदर गई। उसने बंसी से कहा कि मेहमान आ रहे हैं, वो जल्दी से सफाई कर ले, वो तैयार होने जा रही है। सारिका तैयार होकर नलिनी और किशोर के आने का इंतजार कर रही थी। बंसी को बाजार भेजकर उसने कुछ नाश्ता मंगवा लिया था। उनका इंतजार करते हुए वो सोच रही थी कि संगीत की पार्टी में जो कुछ हुआ था उसके बाद क्या उसका शादी में जाना ठीक रहेगा। पर वो नलिनी से कुछ कह नहीं पाई थी। अब यही सोच रही थी कि वो इतने प्यार से कार्ड देने आएगी, ऐसे में अगर वो नहीं जाएगी तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन अगर शादी की धूमधाम में उसका मूड बिगड़ गया तो सबका मज़ा खराब हो जाएगा, तब और अधिक मुश्किल हो जाएगी। वो ऊहापोह में थी कि क्या करे। नलिनी और किशोर कुछ ही देर में आ गए। किशोर ने शादी का कार्ड उसे देते हुए कहा, 20 तारीख को शादी है, तुम्हें आना है। सारिका कुछ कहने जा रही थी, तभी नलिनी बोली, तुम 19 तारीख को ही घर आ जाना। दोपहर को हल्दी है और शाम को कॉकटेल पार्टी। खूब रौनक रहेगी, मज़ा आएगा। अगले दिन हमारे साथ ही बारात में चलना। सारिका ने शादी का कार्ड देकर कहा, बहुत सुंदर है। उसके बाद चुप हो गई। उसे शांत देखकर नलिनी को उसके मन की दशा का कुछ आभास हो रहा था। उसने पूछा, क्या बात है? सारिका धीरे से बोली, नलिनी, संगीत में क्या हुआ था तुम जानती हो। मेरी वजह से तुम भी कितना परेशान हुई थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि शादी वाले दिन सीधे वेन्यू पर पहुंच जाऊंगी। सारिका अपने मन की बात बताकर नलिनी की तरफ देखने लगी। नलिनी ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन जहाँ बारात जानी है वो जगह शहर से दूर है। तभी तो हमने अपने अधिकतर जानने वालों को संगीत की पार्टी में बुला लिया था। शादी का कार्ड तो कुछ खास लोगों को ही दे रहे हैं। तुम मेरी खास दोस्त हो। विनय तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानता है। अगर तुम घर आती हो तो रौनक बढ़ जाती है। हमारे साथ बारात में चलती तो तुम्हें आसानी होती। अकेले पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। सारिका सोच में पड़ गई। किशोर ने कहा, सारिका परेशान क्यों होती हो, हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। तुम हमारे साथ चलना। अगर अच्छा ना लगे तो तुम्हारे घर लौटने की व्यवस्था कर देंगे। आश्वासन पाकर सारिका को तसल्ली हुई। उसने कहा, किशोर जी, आप लोगों के अलावा यहाँ मेरा और कौन है। आपने कह दिया है तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। मैं 19 तारीख को घर आ जाऊंगी। ये सुनकर नलिनी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, विनय की शादी में खूब धमाल करेंगे। सारिका मुस्कुरा दी। उसके बाद तीनों शादी की तैयारियों की बात करने लगे। सारिका पूरी तैयारी के साथ 19 तारीख को ही नलिनी के घर पहुंच गई। वहां उसे घर जैसा ही माहौल मिला। शादी की चहल पहल में वो पूरी तरह रम गई थी। दोपहर को हल्दी की रस्म में उसने भी हिस्सा लिया। शाम को कॉकटेल पार्टी में भी वो थी, लेकिन वो पीती नहीं थी, इसलिए चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। वो संयम के बारे में सोच रही थी। उसे हल्दी की रस्म के समय संयम दिखाई नहीं दिया था। उसने नलिनी से पूछा तो उसने बताया था कि वो किसी जरूरी काम से गया है, शाम को आएगा। अभी कॉकटेल पार्टी में भी वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। सारिका की निगाहें इधर उधर उसे तलाश रही थी। तभी किसी ने पीछे से कहा, हेलो सारिका। उसने पलट कर देखा तो सामने संयम खड़ा था। सारिका ने कहा, हेलो, बहुत देर से आए। संयम मुस्कुराकर बोला, लगता है मेरा इंतजार कर रही थी। सारिका झेप गई। उसने बात बनाते हुए कहा, दरअसल उस दिन आपको मदद करने के लिए धन्यवाद भी तो नहीं कह पाई थी।
इसलिए सोच रही थी कि आज आपसे मुलाकात हो तो उस दिन के लिए शुक्रिया अदा कर दूँ। संयम ने कहा, उस दिन शुक्रिया अदा ना करके अच्छा ही किया था, नहीं तो उसी दिन बात खत्म हो जाती। आप मुझसे मुलाकात करने के लिए इतनी परेशान ना होती। सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस हल्के से मुस्कुरा दी। संयम ने कहा, आपके हाथ में गिलास नहीं है, इसका मतलब आप पीती नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए कुछ और पीने को लाता हूँ। सारिका ने कहा, आप परेशान मत होइए, बार काउंटर पास में ही है, मुझे बहुत दूर नहीं जाना है। मैं अभी आपके लिए आपके हिसाब से कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर संयम उसके पीने के लिए कुछ लाने चला गया। कुछ देर बाद वो अपने और उसके लिए कुछ लेकर आया। गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपके लिए खास मॉकटेल है, पीकर बताइए। सारिका ने एक सिप लिया, उसे अच्छा लगा, वो मुस्कुरा दी। संयम भी मुस्कुरा दिया। वो अपना ड्रिंक पीते हुए पार्टी में सबको आनंद लेते हुए देखने लगा। सारिका उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, उस दर्द के निशान खोजने की कोशिश कर रही थी जिसके बारे में नलिनी ने उसे बताया था। लेकिन संयम के चेहरे पर उसे ऐसी कोई लकीर नहीं दिखाई पड़ी जिसके पीछे उसका दर्द छिपा हो। वो सोच रही थी कि कैसे संयम ने अपने आप को उस दर्द से बाहर निकाला होगा। वो कौन सा दर्द था जिसकी वजह से वो टूट गया था। अपने ख्यालों में खोई वो संयम के चेहरे को टकटकी लगाए देख रही थी। अचानक संयम की नज़र खुद को ताकती सारिका पर पड़ी। उसके देखने से सारिका सक पका गई और दूसरी तरफ देखने लगी। बारात शहर से बहुत दूर एक रिजॉर्ट में आई थी। बहुत सुंदर जगह थी। जगह की सजावट देखते ही बनती थी। बारातियों का बड़े शानदार तरीके से स्वागत किया गया था। दरवाजे पर आवश्यक रस्में निभाने के बाद दूल्हे को स्टेज पर ले जाया गया था। दूल्हे के रूप में विनय बहुत खूबसूरत दिख रहा था। सभी जयमाल के लिए लड़की के आने की राह देख रहे थे। सारिका भी इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार होकर आई थी। उसकी ना नुकुर के बावजूद नलिनी जिद करके उसे पार्लर ले गई थी। बहुत दिनों बाद उसने श्रृंगार किया था। वो खुद के लिए बहुत खुश थी। नलिनी ने उसके पास आकर कहा, गजब ढा रही हो, तुम्हारे रहते हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। किशोर ने भी मेरी छोड़ तुम्हारी तारीफ की। तुम ही तो जिद करके पार्लर ले गई थी, अब मैं क्या करूं? सारिका की बात पर नलिनी ने कहा, ये पार्लर का कमाल नहीं है मैडम, ऊपर वाले ने आपको बड़ी फुर्सत से रचा है, नहीं तो पार्लर हम भी गए थे। वैसे सुंदर तो तुम भी बहुत लग रही हो। मैं शिकायत करूंगी किशोर जी से कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं की। उनसे तो मैं खुद ही निपट लूँगी। फिलहाल तो कहने आई थी कि चलकर कुछ खा पी लो, अभी जयमाल में समय है। ये कहकर नलिनी उसे अपने साथ ले गई। दोनों एक टेबल पर बैठ गईं और वेटर को इशारे से बुलाया। वेटर ने उन्हें स्नैक्स सर्व किया। दोनों बातें करते हुए खाने लगीं। तभी किशोर उनकी टेबल पर आकर बोला, दोनों सहेलियां बैठकर अकेले खा रही हैं, हमें तो पूछा भी नहीं। उसकी बात सुनकर सारिका ने कहा, तो आप भी बैठ जाइए, मना किसने किया है। किशोर उन लोगों के साथ बैठ गया। सारिका ने कहा, आपने अच्छा नहीं किया। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। सारिका ने नलिनी की तरफ देखकर कहा, सुना है कि आपकी निगाहें नलिनी को छोड़कर इधर उधर भटक रही हैं। ये सुनकर किशोर मुस्कुरा दिया। नलिनी की तरफ देखकर बोला, मेरी निगाहें तो हमेशा नलिनी पर ही रहती है। कभी कभी उसकी पक्की दोस्त और मेरी एकमात्र साली पर भी चली जाती है, इसके अलावा तो कहीं नहीं। किशोर की बात सुनकर सारिका शर्मा गई। नलिनी ने कहा, सब देख रही हूँ, विनय की शादी का बहाना बनाकर खूब बहक रहे हो। कल कॉकटेल पार्टी में मिसेस दत्ता की बेटी को बड़ी शायरियाँ सुना रहे थे। कोई बात नहीं है, एक दो दिन और बहक लो, फिर तो मैं हूँ। ये सुनकर सारिका जोर से हंसने लगी। किशोर कुछ खिसिया गया। तभी किसी ने उसे पुकारा। वह उठकर चला गया। कुछ देर में नलिनी भी ये कहकर चली गई कि जाकर देखती है कि जयमाल में कितनी देर है। उसके जाने के बाद सारिका भी उठकर टहलने लगी। उसके आसपास का सारा माहौल खुशनुमा था। सजे धजे लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे थे। म्यूजिक बज रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी तरह अकेले टहलते हुए उस सारे माहौल का मजा ले रहे थे। बहुत समय के बाद सारिका बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसके मन में आ रहा था कि अगर अपने डर की वजह से उसने नलिनी की बात ना मानी होती तो इस सब का मज़ा ना ले पाती, अपने घर में अपने बनाए घेरे में उदास पड़ी होती। वो ये सब सोचते हुए टहल रही थी कि उसकी निगाह अपने पास आते संयम पर पड़ी। एक बार फिर उसकी आंखें उस पर टिक गईं।
वाइन कलर की शेरवानी और उसी रंग के पैजामे में वो किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था। उसके पास आकर संयम ने कहा, भाभी बुला रही हैं, जयमाल होने वाला है। सारिका उसके साथ चली गई। दोनों स्टेज पर जाकर खड़े हो गए। नुपुर और विनय एक दूसरे को जयमाला पहनाने वाले थे। सभी उसी पल का इंतजार कर रहे थे। दिन सगड़ा दा गाना बज रहा था। उसके बीच विनय और नुपुर ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। सबने तालियां बजाई। सारिका भी ताली बजा रही थी। ताली बजाते हुए उसने संयम की तरफ देखा। वह उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। सारिका मुस्कुरा दी। संयम विनय के पास जाकर उसे बधाई देने लगा। विवाह के मंडप में अग्नि प्रज्वलित थी। उसके सामने विनय और नुपुर बैठे थे। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हुए विवाह की रस्में करा रहे थे। परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार वहां बैठे शादी की रस्में देख रहे थे। सारिका भी वहां मौजूद थी। वो हर एक रस्म को ध्यान से देख रही थी। इस समय उसे थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। उसके पास बैठा संयम उठा और उसके लिए एक शॉल ले आया। उसे देखकर बोला, आपको ठंड लग रही है, आपके लिए चाय या कॉफ़ी कुछ ला दूँ? सारिका को उसका इस तरह ख्याल रखना अच्छा लगा। उसने कहा कि चाय या कॉफ़ी जो मिल जाए चलेगा। संयम ने उसे चाय ला कर दी। चाय पीने के बाद उसे अच्छा लगा। उसने शॉल को अच्छी तरह लपेट लिया। पंडित जी ने फेरों के लिए विनय और नुपुर को खड़े होने के लिए कहा। एक एक फेरा हो रहा था। हर फेरे के साथ पंडित जी कुछ वचन बोल रहे थे। वो सब देखते हुए उसके सामने अपनी शादी का दृश्य उभर आया। इसी तरह वो और प्रथम अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन दे रहे थे। धर्म कर्म में एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने का, एक दूसरे से कोई भेद ना रखने का, वो सब याद करते हुए सारिका की आंखें भर आईं। एक टीस से उसके मन में उठी। उसने तो शादी का हर वचन निभाने की कोशिश की थी, पर प्रथम ने बड़ी आसानी से उन सारे वचनों को भुला दिया था। सारिका के लिए अब वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। उसने इधर उधर देखा। संयम उसकी तरफ ही देख रहा था। वो उठकर उसके पास आकर बोला, तुम अपने कमरे में चलकर आराम करो। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सारिका ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। संयम उसे उसके कमरे में ले गया। उसे बेड पर बिठाकर बोला, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, बस आराम करूंगी। संयम ने सारिका का फ़ोन लिया और अपना नंबर उसमें सेव करके बोला, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। संयम के जाने के बाद सारिका ओढ़कर लेट गई। वो परेशान थी कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वो खुश होती है पर अचानक ही उसका मन दुखी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि खुशी उसके लिए नहीं है। संगीत के दिन भी यही हुआ था और आज भी। वो शादी के माहौल का मजा ले रही थी। बीते दिनों का दुख उससे दूर था, पर एकदम से पिछली बातें याद आने लगी। वो दुखी हो गई। जिस माहौल का वो आनंद ले रही थी वो उसे बुरा लगने लगा। उसकी इच्छा होने लगी कि वहाँ से चली जाए। वो सोच रही थी कि क्या सचमुच उसके लिए खुश रहना गलत है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों जब भी वो खुश होती है उसके मन में बेवजह अपराध बोध जागता है। वह उस खुशी से दूर भाग जाना चाहती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका तो कोई दोष नहीं था। उसके दिमाग में एक बार फिर शादी के वचन घूमने लगे। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उसने पूरे मन के साथ प्रथम को अपना जीवन साथी स्वीकार किया था। उस पवित्र रिश्ते की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा था। लेकिन उन दोनों के बीच बंधे रिश्ते को 2 साल तक वो अकेले ही निभाती रही। 2 साल बाद उसे महसूस हुआ कि प्रथम ने तो बड़ी आसानी से उस लकीर को पार कर लिया था जो रिश्ते की मर्यादा बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। वैलेंटाइन डे पर प्रथम ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। उसने भी उसके प्रस्ताव को बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया था। वो जानती थी कि उसकी मम्मी को उसके इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके पापा से तलाक होने के बाद उन्होंने उसे अपने दम पर पाला था। अपने जीवन की तकलीफ़ों से सबक लेकर उसे हमेशा यही सिखाया था कि वो अपने फैसले लेने के लिए सक्षम बने। जो भी फैसला ले उसके परिणाम का पूरी जिम्मेदारी से सामना करे। उसने जब अपनी मम्मी को प्रथम से शादी करने से अपने फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, सारिका, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, स्वावलंबी हो। इस लिहाज में मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करती हूँ। जीवन साथी चुनाव जिंदगी का एक अहम फैसला है। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अच्छी तरह से सोच समझ कर प्रथम को चुना होगा। मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अपनी मम्मी की सहमति पाकर सारिका को तसल्ली हुई। प्रथम के घर वालों की तरफ से भी उनके रिश्ते को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। सारिका के लिए यह नया जीवन किसी सुंदर सपने की तरह था।
इस सपने में सब कुछ बहुत रंगीन था। वो अपने सपने के इस संसार को और अधिक खूबसूरत बनाने में लग गई। इसीलिए शादी का पहला साल पलक झपकते ही बीत गया। लेकिन वो समझ ही नहीं पाई थी कि जिस राह पर वो चल रही थी उसमें उसके साथ प्रथम भी है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब प्रथम ने अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूरी बना ली थी। उसकी जिंदगी जो उसके लिए एक सुखद सपने की तरह थी, प्रथम उसमें घुटन महसूस कर रहा था। शादी की पहली सालगिरह पर सारिका चाहती थी कि शादी के दोनों अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को पार्टी दें, लेकिन प्रथम ने मना कर दिया। उसने कहा कि बेवजह लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, दोनों आपस में ही अपनी शादी की पहली सालगिरह का जश्न मनाएंगे। सारिका को भी उसकी बात सही लगी। यह हनीमून के बाद एक और मौका हो सकता था एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। उसने सलाह दी कि दोनों पास के हिल स्टेशन पर कुछ दिनों की छुट्टी मनाकर आते हैं। इस पर भी प्रथम ने यह कहकर मना कर दिया कि इधर उसके बिजनेस में बहुत काम है, छुट्टी लेना संभव नहीं होगा। अंत में बात 5 स्टार होटल में डिनर और एक रात स्टे पर आकर रुकी। सारिका बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे में खास सजावट करवाई थी। उसे पूरा यकीन था कि जब प्रथम कमरे में घुसेगा तो वहाँ का माहौल देखकर खुश हो जाएगा। एनिवर्सरी वाले दिन उन्हें होटल के लिए निकलना था। सारिका प्रथम का इंतजार कर रही थी। समय बीत रहा था पर प्रथम नहीं आ रहा था। बेचैन सारिका उसका फ़ोन मिला रही थी पर फ़ोन उठ नहीं रहा था। वो परेशान थी कि आखिर बात क्या है। प्रथम को सारा प्लान तो पता था, फिर भी ना तो वो समय पर घर आया और ना ही फ़ोन उठा रहा था। उसने ऑफिस में रिसेप्शन में फ़ोन किया तो पता चला कि प्रथम तो 2 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल गया था। इस सूचना से सारिका और अधिक परेशान हो गई। सारिका सोच रही थी कि क्या करे, तभी उसे प्रथम का मैसेज मिला। लिखा था कि अचानक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ा, अभी कुछ वक्त और लगेगा, सारिका होटल चली जाए, वो बाद में सीधे वहीं आ जाएगा। सारिका ये पढ़कर उदास हो गई थी। फिर उसने सोचा कि वो होटल चली जाती है। प्रथम जब वहाँ आएगा तो दोनों मिलकर आज के खास अवसर को यादगार बना देंगे। सारिका अपने कमरे में पहुंचकर प्रथम का इंतजार करने लगी। 8 बजे के बाद प्रथम होटल पहुंचा। सारिका का मन खराब हो चुका था। उसके पूछने पर प्रथम ने कहा, मैं तो जल्दी ही ऑफिस से निकलना चाहता था, पर एक पुराने दोस्त का फ़ोन आ गया। वो मुझे एक क्लाइंट से मिलवाना चाहता था। मैंने सोचा कि चलो आज के शुभ दिन क्लाइंट से भी मिल लूँ, शायद नई डील हाथ लग जाए। प्रथम ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, सचमुच आज का दिन मेरे लिए शुभ है। 1 साल पहले तुम मेरी ज़िंदगी में आई, आज एक बड़ी डील हाथ लगी है। सारिका को प्रथम का इस तरह उसे बाहों में भरना अच्छा लगा। उसका गुस्सा बहुत कुछ कम हो गया था, लेकिन वो ये बात प्रथम के सामने नहीं लाना चाहती थी। अपने आप को प्रथम की बाहों से अलग करते हुए उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे लिए बिजनेस डील मुझसे अधिक महत्व रखती है? आज इतने खास दिन तुमने मुझे दुखी किया है। कितने मन से मैंने सारा इंतजाम किया था, तुमने तो सारा मूड खराब कर दिया। इतनी लंबी चली तुम्हारी मीटिंग। मैंने ऑफिस फ़ोन किया था तो तुम 4 बजे के करीब ही ऑफिस से निकल चुके थे। बताया ना, बड़ी डील मिली है, बहुत से पॉइंट थे, इसलिए देर लग गई। सारिका की शिकायत पर प्रथम ने सफाई देते हुए कहा। फिर बात को बदलते हुए बोला, कमरे की सजावट तो लाजवाब है। सचमुच मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे आज मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नुकसान ज़रूर होता, लेकिन आज का दिन तो तुम्हारे लिए ही होना चाहिए था। एक बार फिर सारिका को अपनी बाहों में भरकर बोला, कोई बात नहीं, आज की रात को ऐसा रंगीन बना दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। उसकी बात पर सारिका पूरी तरह पिघल गई थी। उस रात को प्रथम ने अपनी बातों और कीमती तोहफे से सारिका के लिए यादगार बना दिया था। सारिका अपना सारा गुस्सा भूल गई थी। प्रथम ने उसे यकीन दिला दिया था कि अभी भी वह उसे वैसे ही चाहता है। उसके बाद ज़िंदगी पहले की तरह चलने लगी। वह और प्रथम अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन प्रथम अब अक्सर ही देर से आता था। पूछने पर एक ही जवाब होता था कि काम बढ़ गया है, काम करेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। सारिका उसकी बात पर यकीन करती थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि बिजनेस में व्यस्तता के कारण प्रथम अब उससे दूर रहने लगा है। पहले की तरह उससे बात नहीं करता है, घर आने के बाद भी उससे खिंचा खिंचा रहता है। सारिका ये सोचकर अपने आप को समझा रही थी कि ये सब थकान के कारण है।
दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद ऐसा होना स्वाभाविक है। वो अपने आप को ये तर्क तो दे देती थी, पर उसके अपने मन में उठने वाले सवाल ही उसके तर्क को काट देते थे। उसके मन में आता था कि वह खुद भी तो नौकरी करती है, वापस आकर घर की जिम्मेदारियां भी उठाती है, फिर भी प्रथम के लौटने पर उससे हंस कर मिलती है। एक दूसरी काट उसके मन में आती थी कि वो ये थी कि बिजनेस तो प्रथम शादी के पहले से कर रहा था। पहले तो वो इस तरह दूर दूर अपने में खोया हुआ नहीं रहता था। इन सारी बातों को सोचते हुए उसके मन में आता था कि बात कुछ और तो नहीं है, कहीं प्रथम किसी और से प्यार तो नहीं करने लगा है। ये ख्याल डराने वाला था। जब भी ये ख्याल उसके मन में आता था तो उसे अपनी ख्वाबों की दुनिया काली होती दिखाई पड़ती थी। वो डर जाती थी, अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी कि जो वो सोच रही है सब गलत है। वो इसी बात को सच मानकर चलना चाहती थी, इसलिए उसने कभी प्रथम से इस विषय में खुलकर बात नहीं की थी। इस तरह सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए सारिका ने 2 महीने बिता दिए। इस बीच प्रथम उससे और दूर चला गया, लेकिन उसमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। सारिका के डर का कारण उसका अपना बचपन था। जब वो 10 साल की थी तब उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया था। उसकी मम्मी ने ऊपर से तो ऐसा दिखाया था कि तलाक का उन पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन सारिका ने कई बार उन्हें रोते देखा था। खुद उस पर अपने मम्मी पापा के तलाक का असर हुआ था। उसके जीवन में एक वक्त तो ऐसा था जब उसने कभी शादी ना करने का फैसला लिया था। उसने तय किया था कि वो अकेले ही ज़िंदगी का सफ़र तय करेगी, पर प्रथम ने कुछ इस तरह उसके जीवन में प्रवेश किया कि उसका फैसला कब बदल गया उसे पता ही नहीं चला। बहुत सारी उम्मीदों के साथ उसने प्रथम का हाथ थामकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया था। उन्हीं उम्मीदों के टूटने की आशंका से वह इतनी सहम गई थी कि रेत में मुंह छिपाकर सच्चाई से बचने की कोशिश कर रही थी, पर सच्चाई तो किसी न किसी तरह से बाहर आ ही जाती है। सारिका मुंह मोड़ने के बावजूद भी सच्चाई उसके सामने आ ही गई। एक दिन प्रथम कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। सारिका ने देखा तो वो बोली, मुझे बता देते, मैं कर देती। प्रथम ने कुछ कहा नहीं, वो अपना बैग पैक करता रहा। सारिका ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? प्रथम ने जवाब दिया, काम से जा रहा हूँ। प्रथम ने रुखाई से जवाब दिया था। सारिका को बुरा लगा, पर खुद को संयत करके प्यार से बोली, जानती हूँ, मुझे लिए बिना घूमने तो ना जाते, मैं तो पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हो। प्रथम कुछ देर तक उसे घूरता रहा, उसके बाद बोला, इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? मैं कोई बच्चा हूँ कि कहीं आने जाने के लिए तुमसे इजाज़त लूँ? प्रथम के बोलने का तरीका बहुत तल्ख था। सारिका को उसका ये अंदाज चुभ गया। अब वो शांत नहीं रह पाई। उसने कहा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? मैंने इजाज़त मांगने को तो नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा कि कहाँ जा रहे हो। प्रथम ने उसी तल्खी से कहा, क्यों जानना है तुमको? सारिका ने कहा, क्योंकि हम पति पत्नी हैं, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं कहीं भी जाती हूँ तो बता कर जाती हूँ। प्रथम ने अपना बैग बंद किया, सारिका की तरफ देख कर बोला, तुम्हारी मर्जी है कि बता कर जाती हो, मैंने कभी तुम पर दबाव नहीं बनाया। उसने सारिका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आई नीड माई स्पेस, मुझे हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो बैग लेकर निकल गया। उसके व्यवहार से सारिका स्तब्ध थी। उसने तो कभी प्रथम पर कोई दबाव नहीं डाला था, कभी उसे किसी चीज़ के लिए रोका भी नहीं था। फिर भी प्रथम इस तरह से पेश आया था जैसे कि वो उसके साथ रिश्ते में घुट रहा है। जिस सच्चाई को वो सामने लाने से डर रही थी वो बहुत विभत्स रूप में उसके सामने खड़ी थी। आई नीड माई स्पेस बहुत देर तक उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह चोट करता रहा। पिछली बातें याद करते हुए सारिका रो रही थी। बहुत देर तक वह उसी तरह लेटी रही। फिर उसे होश आया कि वो तो विनय की शादी में आई थी। उसने अपना मोबाइल उठाकर समय देखा। सुबह के 4:30 बज रहे थे। उसे ख्याल आया कि अब तो विदाई की तैयारियां हो रही होंगी। उसे बुरा लगा कि इतने शुभ अवसर पर वो यहाँ पड़ी बीती बातें याद करके रो रही है। उसने सोचा कि उठकर विदाई में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। वह उठ रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। नलिनी थी। उसने अंदर आते हुए कहा, अब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, सारिका ने जवाब दिया। फिर बात बनाते हुए बोली, थकान महसूस हो रही थी और थोड़ी ठंड भी लग रही थी, इसलिए आकर लेट गई थी। कोई खास बात नहीं है। नलिनी उसकी आंखों की तरफ देख रही थी।
उन्हें देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो रो रही थी। नलिनी ने कुछ कहा नहीं। वो बोली, विदाई होने वाली है, तुम भी आ जाओ। सारिका समझ रही थी कि रोने से उसका चेहरा खराब हो गया है। उसने कहा, मैं बस कुछ ही देर में तैयार होकर आती हूँ, तुम चलो। नलिनी चली गई। सारिका ने अपने बैग से एक साड़ी निकाली और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। विनय की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। नुपुर पग फेरे के लिए गई थी। अभी कुछ समय पहले ही विनय नलिनी और संयम के साथ डिनर के बाद उसे विदा करा के घर लाया था। किशोर किसी जरूरी काम की वजह से डिनर में शामिल नहीं हो पाया था। परसों विनय और नुपुर को अपने हनीमून के लिए निकलना था। नलिनी विनय को समझा रही थी कि बाहर जा रहा है तो थोड़ा सावधान रहे। विनय नुपुर के सामने इस तरह समझाए जाने से खिसिया रहा था। संयम उसकी स्थिति को समझकर बोला, भाभी, अब विनय गृहस्थी वाला हो गया है, आप तो बच्चों की तरह समझा रही हैं। संयम की बात सुनकर नलिनी को अपनी गलती समझ आई। उसने नुपुर की तरफ देखकर कहा, जानती हूँ कि विनय बहुत समझदार है, पर मम्मी पापा के जाने के बाद मैं ही इसकी मम्मी बन गई, इसलिए इसके साथ बच्चे की तरह पेश आने लगती हूँ। उसकी बात सुनकर नुपुर मुस्कुरा दी। नलिनी ने कहा, अब तुम दोनों अपनी गृहस्थी संभालो, मैं अपने घर जा रही हूँ। वह उठकर खड़ी हो गई। विनय बोला, दीदी आज यहीं रुक जाइए, जीजा जी हैं नहीं, अकेली क्यों रहेंगी? किशोर को तो अक्सर बाहर जाना पड़ता है, मैं अकेले रह लेती हूँ, तुम दोनों अब आराम करो। ये कहकर नलिनी ने संयम से पूछा, तुम मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल, बस आपको बाइक पर बैठना होगा, मैं तो बाइक लेकर आया था। कोई बात नहीं, किशोर ने तो कभी बाइक पर घुमाया नहीं, तुम्हारे साथ ही घूम लेती हूँ। नलिनी ने हंसकर कहा। विनय और नुपुर से विदा लेकर दोनों चले गए। संयम नलिनी की चाय लेकर आने का इंतजार कर रहा था। घर पहुंचकर उसने नलिनी से कहा कि उसकी इच्छा चाय पीने की है। नलिनी किचन में चाय बना रही थी। कुछ देर में वो 2 कप चाय लेकर बाहर आई। संयम ने अपना कप उठाकर एक घूंट भरा। नलिनी ने पूछा, कैसी बनी है? हमेशा की तरह लाजवाब। नलिनी ने भी चाय का एक घूंट भरा और गंभीर आवाज में बोली, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? उसका सवाल सुनकर संयम मुस्कुराकर बोला, आप समझ गई कि मुझे कुछ बात करनी है। नलिनी भी मुस्कुरा दी। चाय का कप पकड़े हुए संयम कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने पूछा, सारिका ठीक तो है ना? इधर व्यस्त रही, पर शादी के दूसरे दिन फ़ोन पर बात की थी। कह रही थी ठीक है, अब कल से ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ, वहाँ पर मुलाकात होगी। संयम अभी भी चाय का कप पकड़े कुछ सोच रहा था। नलिनी ने कहा, तुम्हारे मन में क्या है, बताओ। नलिनी समझ नहीं पा रही थी कि संयम सारिका के बारे में क्यों पूछ रहा है। उसने शादी के समय महसूस किया था कि वो उसका खास ख्याल रख रहा है। वो सोच रही थी कि कहीं वो सारिका से प्यार तो नहीं करने लगा है। वो संयम के कुछ बोलने की राह देख रही थी। संयम ने चाय का एक घूंट भरा, फिर कप टेबल पर रखते हुए बोला, भाभी, मुझे लगता है कि सारिका बीमार है। ये सुनकर नलिनी को आश्चर्य हुआ। उसे तो किसी और बात की उम्मीद थी। संयम उसे बीमार बता रहा था। उसने कहा, बीमार नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं है। उसके साथ कुछ घटा है जिसकी वजह से कभी कभी उसका मन खराब हो जाता है, बाकी वो पूरी तरह ठीक है। संयम ने कहा, इस स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। दरअसल हमारे समाज में बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मैंने सारिका को जितना जाना है उसके कारण ऐसा बोल रहा हूँ। नलिनी अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, संयम, तुम उसे जानते ही कितना हो? विनय की शादी के कारण 1-2 बार मिले हो, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भाभी, मैं उसे जितना भी समझ पाया हूँ, कह सकता हूँ कि वो डिप्रेशन में है। नलिनी कुछ देर चुप रही। उसके बाद बोली, तुम कोई साइकेट्रिस्ट तो हो नहीं, फिर तुम इतने यकीन से डिप्रेशन है कैसे कह सकते हो? संयम ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, भाभी, मैं खुद डिप्रेशन में रह चुका हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए सारिका की तकलीफ समझ सकता हूँ। नलिनी ने संयम की आंखों में एक दर्द की झलक देखी। आज से पहले संयम ने कभी अपना दर्द जाहिर नहीं किया था। उसने कहा, मैंने सुना तो था कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसके कारण तुम टूट गए थे, लेकिन चाह कर भी कभी तुमसे तुम्हारे दर्द के बारे में कुछ पूछ नहीं पाई। क्या आज तुम्हारे दर्द के बारे में जान सकती हूँ? संयम ने कहा, अब तो मैंने अपने उस दर्द को बहुत दूर कर दिया है, फिर भी कभी कभार वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। आपको सब बताऊंगा, पर आज नहीं। फिलहाल तो आपको एक काम करना होगा।
इस संडे शाम 4 बजे सारिका को लेकर मेरे घर आना होगा। आ जाऊंगी, पर कोई खास बात है क्या? वहाँ आप दोनों के अलावा 2 और लोग होंगे। मैं सबको डिप्रेशन और उसकी समस्या के बारे में बताऊंगा। ये मेरी एक कोशिश है लोगों की इस बीमारी के प्रति जागरूक करने की। संयम ने अपना कप उठाया। चाय ठंडी हो गई थी। एक बार में कप खाली करके वो खड़ा हो गया। नलिनी से विदा लेते हुए बोला, संडे मेरे घर ठीक 4 बजे, याद रखिएगा। ये कहकर वो चला गया। नलिनी के मन में अब सब कुछ जानने की प्रबल इच्छा जाग गई थी। लंच के समय सारिका और नलिनी कैफेटेरिया में थी। बहुत दिनों के बाद दोनों ऑफिस में एक साथ लंच कर रही थी। नलिनी उसे विनय और नुपुर के बारे में बता रही थी, पर उसके मन में चल रहा था कि किस तरह वो संयम के निमंत्रण के बारे में बात करे। बहुत सोचकर उसने सीधे अपनी बात रखी। वो बोली, संयम ने मुझे और तुम्हें इस संडे 4 बजे अपने घर बुलाया है। इस निमंत्रण के बारे में सुनकर सारिका को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कोई खास बात है? संयम का बर्थडे है या कुछ और? इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर वो हमें क्यों बुला रहा है? सारिका के इस सवाल पर नलिनी ने उसे खुलकर वो सब बता दिया जो संयम ने उसके बारे में कहा था। सब सुनकर सारिका चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, तो उसे लगता है कि मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे मदद चाहिए। जिस तरीके से सारिका ने प्रतिक्रिया दी थी उससे स्पष्ट था कि उसे अच्छा नहीं लगा है। नलिनी ने उसे समझाया, देखो मैं अधिक तो कुछ नहीं कह सकती, पर वो कह रहा था कि उसने भी ये तकलीफ झेली है। इसी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। हमारे अलावा 2 और लोग होंगे वहाँ। एक बार चलकर उसकी बात सुन लेते हैं। सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अपना लंच बॉक्स बंद करके अपनी सीट पर चली गई। नलिनी सोच रही थी कि उसे सीधे सीधे सारी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भी अपना लंच बॉक्स बंद किया और चली गई। संयम ने जो कुछ कहा था जानने के बाद सारिका को बहुत बुरा लगा था। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि संयम में उसने अपना एक हमदर्द देखा था, लेकिन वो तो उसे बीमार और कमज़ोर समझता है। ये बात उसे गंवारा नहीं थी कि कोई उसके बारे में ऐसी राय रखे। बहुत देर तक वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि लोग उसे बीमार और कमज़ोर समझ रहे हैं। इस बात से उसका मन दुखी हो रहा था। जब उससे वहाँ नहीं रुका गया तो छुट्टी लेकर घर आ गई। सारिका बहुत अधिक परेशान थी। कभी दुखी होकर रोने लगती थी, कभी उसके मन में संयम के लिए गुस्सा आता था, कभी सोचती थी कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कुछ ही क्षणों बाद उसे लगने लगता है कि दुनिया की नज़र में वो एक बेचारी है जो अपने दुखों के बोझ के नीचे दबी है। लोग उसे बीमार समझकर तरस खाते हैं, उसे कमज़ोर मानकर सहानुभूति रखते हैं। ये बात दिमाग में आते ही वो और परेशान हो जाती थी। उसकी अपनी परेशानियां थीं, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इसके कारण वो सहानुभूति की वस्तु बनकर रह जाए। उसे याद था कि संयम ने अपना नंबर उसके मोबाइल पर सेव किया था। वह अपना मोबाइल लेकर बैठी थी। उसके मन में आ रहा था कि संयम को फ़ोन करके पूछे कि उसे बीमार और कमज़ोर समझने का उसे क्या हक बनता है। वो अपनी समस्याओं का सामना खुद कर लेगी। वो बीमार नहीं है, उसे किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार उसने फ़ोन मिलाना चाहा पर रुक गई। वो संयम से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने ठीक से लंच नहीं किया था। डिनर का समय हो गया था। उसे भूख लग रही थी। अपनी उलझन में उसने कुछ बनाया नहीं था, ना ही बाहर से कुछ ऑर्डर करने का मन था। वो किचन में गई, कुछ स्लाइस ब्रेड पर जैम लगाया, एक गिलास दूध गर्म किया और बाहर आकर खाने लगी। खाते हुए भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसे आश्चर्य हुआ, संयम का फ़ोन था। उसने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर में फ़ोन कट गया। खाना खाने के बाद वो बर्तन किचन में रख कर लौटी तो एक बार फिर संयम ने कॉल किया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। संयम ने कहा, जानता हूँ कि तुम अपसेट हो। नलिनी भाभी ने बताया था कि तुम्हें मेरी बात कुछ अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनसे नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया था, पर पहली बार में तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। अब जाकर फ़ोन उठाया। सारिका ने चिढ़कर कहा, आप जानना चाहते होंगे कि बीमार और कमज़ोर सारिका ठीक तो है? कहीं उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? मैं आपको बता दूं मिस्टर संयम कि ना तो मैं बीमार हूं और ना ही कमज़ोर। हाँ, आपको अपना हमदर्द समझकर आपसे मदद ली थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे बारे में कोई भी राय बना लें।
सारिका ने बहुत ही गुस्से में अपनी बात कही थी। संयम की तरफ कुछ क्षण खामोशी रही। सारिका फ़ोन काटने जा रही थी, तभी संयम की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने नलिनी भाभी को बताया था कि मैं खुद डिप्रेशन से गुजर चुका हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए तुम्हारी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ। तुम्हारी इस गुस्से को भी समझ रहा हूँ। मुझे भी जब मेरी तकलीफ़ के बारे में बताया गया था तो मैं इसी तरह नाराज़ हुआ था। इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। एक बार मेरे घर आकर वो सुन लो जो मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद तुम खुद तय करना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना है या नहीं। संयम एक बार फिर चुप हो गया। इस बार सारिका कुछ नरम पड़ी थी। उसे पूरा यकीन तो नहीं हुआ था, पर इस बात का एहसास हो गया था कि संयम उसका भला चाहता है। संयम ने आगे कहा, मैं सचमुच तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम्हारे साथ क्या घटा ये तो नहीं जानता हूँ, पर उसकी वजह से तुम जो झेल रही हो उस दर्द को समझ सकता हूँ। संडे को मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर संयम ने फ़ोन काट दिया। देर रात तक सारिका संयम ने जो कहा था उसके बारे में सोचती रही। संयम का कहना था कि वो खुद डिप्रेशन से गुजर चुका है, इसलिए उसकी बात समझता है। सारिका के मन में एक भरोसा पैदा कर रहा था कि संयम के घर जाकर उसकी बात सुनना फायदेमंद हो सकता है। उसके मन में संयम के लिए गुस्सा था, वो शांत हो गया था। उसने संडे को उसके घर जाने का फैसला किया। सारिका नलिनी के साथ सही समय पर संयम के घर पहुंच गई। ये एक सुंदर सा मकान था। संयम के नौकर ने उसे और नलिनी को एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया। उस कमरे में दो और लोग मौजूद थे। एक 25-26 साल की लड़की थी, दूसरा अधेड़ उम्र का आदमी था। कमरे में एक लैपटॉप था जो स्क्रीन से साथ जुड़ा हुआ था। सभी संयम का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में संयम ने कमरे में प्रवेश किया। उसने सभी का स्वागत करते हुए कहा, आप सब मुझ पर भरोसा करके यहाँ आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप आज यहाँ जो वक्त देंगे वो बेकार नहीं जाएगा, पर पहले आप लोगों का एक दूसरे से परिचय करवा दूँ। संयम ने सबसे पहले उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शर्ली मैथ्यू हैं, एक अच्छी अभिनेत्री और गायिका, एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ी है, बहुत से नाटक किए हैं। शर्ली ने अपने साथ बैठे सभी लोगों को हेलो किया। उसके बाद संयम ने उस अधेड़ आदमी का परिचय देते हुए कहा, आप हैं सुरेंद्र शर्मा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। सुरेंद्र ने सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसके बाद संयम ने सारिका का परिचय देते हुए बताया कि वो एक कंपनी में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद उसने नलिनी का परिचय अपनी भाभी के तौर पर देते हुए बताया कि वो भी सारिका की कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। सारिका और नलिनी बहुत अच्छी दोस्त हैं। उन दोनों ने भी शर्ली और सुरेंद्र का अभिवादन किया। सबका परिचय हो जाने के बाद संयम ने कहा, आप सब लोग एक दूसरे से परिचित हो गए। अब मैं आप लोगों के सामने वह विषय रखूंगा जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। वो विषय हमारे समाज में मौजूद है, पर हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करते हुए भी हम संकोच करते हैं। ये विषय है एक बीमारी जिसे अवसाद यानी डिप्रेशन कहते हैं। ये कहकर संयम रुका और सबकी तरफ देखा। सभी ध्यान से उसे सुन रहे थे। उसने आगे कहा, डिप्रेशन मनोविज्ञान से संबंधित एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति चिंता, असंतोष, खालीपन, निराशा आदि से जूझता है। उसका मूड बदलता रहता है, कभी खुश होता है, अपने आसपास के वातावरण का मजा लेता है, कभी अचानक दुखी हो जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि सबसे दूर जाकर किसी एकांत जगह पर रहें। उसे अकेला रहना अच्छा लगता है। उसे घबराहट महसूस होती है, अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता है। संयम ने जो कुछ बताया, सारिका उससे खुद को जोड़ पा रही थी। उसके साथ भी यही सब होता था। वह और ध्यान से संयम को सुनने लगी। संयम ने आगे कहा, बाकी बीमारियों के लक्षण शारीरिक होते हैं, उन्हें पहचान कर इलाज करना आसान होता है, पर डिप्रेशन के लक्षण मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो व्यक्ति के दुख, निराशा और उदासीनता के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें उस व्यक्ति के स्वभाव से जोड़ दिया जाता है। लोगों को लगता है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है उसके कारण उसका स्वभाव ऐसा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लोग इसे बीमारी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। संयम रुका। उसने लैपटॉप पर कुछ कमांड दिए। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट होने लगी। स्लाइड्स के जरिए संयम आगे समझाने लगा। इस रिपोर्ट में डिप्रेशन की स्टडी की गई है। इस समय स्क्रीन पर जो स्लाइड है उसके अनुसार डिप्रेशन एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक को हो सकता है। खासकर
युवा वर्ग में डिप्रेशन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। संयम ने कुछ और स्लाइड्स दिखाई। उसके अनुसार डिप्रेशन को एक गंभीर समस्या बताया गया था जो बहुत सी तकलीफों के साथ साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। रिपोर्ट दिखाने के बाद संयम ने कहा, आप लोगों ने देखा कि डिप्रेशन बाकी बीमारियों की तरह ही हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके बारे में जल्दी बात नहीं की जाती है। जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है वो खुद भी इसे स्वीकार करने में हिचकिचाता है। संयम की बात सुनकर सारिका को समझ आया कि वो खुद भी तो अपनी समस्या का नज़रअंदाज कर रही थी। संयम ने जो कुछ बताया था उसके अनुसार इस पर जल्दी ध्यान देना आवश्यक था। वह बहुत समय से उन तकलीफ़ों से जूझ रही थी जिनके बारे में संयम ने बताया था, लेकिन वो अपनी स्थिति को पहचान नहीं पा रही थी। ये नहीं समझ पा रही थी कि वो बीमार है। सारिका ने अपने पास बैठे सरली और सुरेंद्र पर नज़र डाली। वे दोनों भी उसकी तरह ही संयम की बातों से सहमत नजर आ रहे थे। नलिनी भी इन सब बातों को सारिका से जोड़कर देख रही थी। उसने सारिका में वो लक्षण महसूस किए थे जो बताए गए थे, पर उसके मन में कुछ सवाल थे। वह उनके जवाब जानना चाहती थी। तभी संयम ने कहा, इतना जानने के बाद भी आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे। मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी बात एक मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अनूप भार्गव से कराऊंगा। अनूप आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अनूप जितने अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं उससे भी अच्छे इंसान हैं, इसलिए मेरे कहने पर वो कुछ वक्त देने को तैयार हो गए हैं। ये कहकर संयम अनूप को वीडियो कॉल लगाने लगा। सब डॉक्टर अनूप से बात करने को उत्सुक हो गए। कुछ देर में स्क्रीन पर डॉक्टर अनूप की तस्वीर उभरी। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी शालीनता के साथ अपना परिचय दिया। संयम ने वहाँ मौजूद लोगों का परिचय उन्हें देकर कहा, डॉक्टर अनूप, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार इन्हें डिप्रेशन के बारे में बताया है, पर आप इस विषय में इन लोगों की शंकाओं का अच्छी तरह समाधान कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप डिप्रेशन के बारे में कुछ बताएं। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे डॉक्टर अनूप ने कहा, ये आज के समय में वैश्विक समस्या है। विश्व जनसंख्या का लगभग 5% हिस्सा इस समस्या से जूझ रहा है, पर अगर हम भारत की बात करें तो हम इस मामले में विश्व में चीन और अमेरिका के बाद आते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार हमारे देश में लगभग 15% लोग किसी न किसी मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं। हर 20 में से एक भारतीय डिप्रेशन का शिकार है। इसलिए ये आवश्यक है कि इसे पहचान कर सही समय पर इलाज कराया जाए, नहीं तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। नलिनी के मन में सवाल था। उसने संयम से कहा कि वह कुछ पूछना चाहती है। संयम ने उसे अपना सवाल पूछने के लिए कहा। नलिनी ने पूछा, डॉक्टर अनूप, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा मन किसी चीज़ में नहीं लगता है। हम लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर कुछ समय बाद हम धीरे धीरे सामान हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि इस बात का पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति उस दुर्घटना के प्रभाव के कारण परेशान है या डिप्रेशन में है। डॉक्टर अनूप ने यह सवाल पूछने के लिए नलिनी की तारीफ की। उसके सवाल का जवाब देते हुए बोले, जैसा कि आपने कहा है कि कुछ बुरा होने पर हम दुखी होते हैं, पर थोड़े समय के बाद हम सामान्य हो जाते हैं, दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन यदि समय बीतने के बाद भी कोई अपने दुख से बाहर ना निकल पाए, हमेशा उदास और निराश रहे, खुश रहने की कोशिश भी ना करे, तो मानना चाहिए कि उसे मदद की ज़रूरत है। पीड़ित व्यक्ति के संबंधियों और दोस्तों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समस्या को पहचान कर उस व्यक्ति की मदद करे। नलिनी को बात समझ आ गई थी। वो सोच रही थी कि सारिका की सबसे अच्छी दोस्त होने के बावजूद भी वह उसकी समस्या को पहचान नहीं पाई। डॉक्टर अनूप की बात सुनकर सरली ने भी अपने मन की बात रखी। उसने पूछा, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसकी मदद कैसे की जा सकती है? डॉक्टर अनूप ने कहा, यदि ऐसा महसूस हो कि व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाकर उचित परामर्श लेना चाहिए। साइकेट्रिस्ट अपने अनुसार जांच कर उस व्यक्ति का इलाज करेगा। सुरेंद्र ने भी सवाल पूछने के लिए हाथ उठा रखा था। डॉक्टर अनूप का जवाब खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा, इलाज के साथ साथ एक पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खासकर वो लोग जो अकेले हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं? आपने अच्छा प्रश्न किया है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो लोग अकेले रहते हैं,
ऐसे लोगों को यदि डिप्रेशन की समस्या है तो उन्हें सबसे पहले इसे पहचान कर इलाज के लिए जाना चाहिए। इलाज के साथ साथ स्वयं को इस स्थिति से निकलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिनके साथ उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं उन्हें भी स्वयं को प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए ध्यान लगाना एक तरीका है। इसके अतिरिक्त आप खुद को पेड़ पौधों की देखभाल में व्यस्त रख सकते हैं। मन को सुकून देने वाला संगीत सुनिए, ऐसा साहित्य पढ़िए जो आपको जीने के लिए प्रेरित करे। लोगों के साथ घुलने मिलने का प्रयास कीजिए। हर वो काम कीजिए जो आपको एक शांत और सुखी जीवन व्यतीत करने में मदद करे। जवाब देने के बाद डॉक्टर अनूप ने कहा कि अब उन्हें अपने पेशेंट देखने हैं, अतः उन्हें अब कॉल समाप्त करनी होगी। संयम ने वक्त देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। कॉल कट गई। कमरे में उपस्थित सभी लोग अपने विचार में खोए हुए थे। कुछ पलों के बाद सुरेंद्र ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संयम। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारी सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी के जॉगर्स पार्क में टहलने जाता हूँ। वहीं हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर तुमने मेरी तकलीफ़ को महसूस कर लिया। जब तुमने इस मीटिंग के बारे में बताया था तब मैंने सोचा था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, भला मेरी कोई क्या मदद कर पाएगा। सुबह तक मेरा फैसला यही था कि मैं नहीं आऊँगा, पर दोपहर को जब तुमने दोबारा कॉल किया तो सोचा चलो एक बार चलकर देख लेते हैं। सुरेंद्र उठकर खड़े हो गए। संयम के पास जाकर उसे गले लगाकर बोले, आज अगर यहाँ ना आया होता तो कभी ना जान पाता कि मुझे सही इलाज की ज़रूरत है। अपने बनाए दुख के घेरे में घुटता रहता। सुरेंद्र को देखकर सल्ली ने भी संयम को गले लगा लिया। वो बोली, मैं भी दुख और निराशा में घुल रही थी। अक्सर ज़िंदगी को ख़त्म करने का ख्याल आता था। एक बार कोशिश भी की थी कि घर वाले परेशान थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी मदद कैसे करें, पर आपने मेरी परेशानी को समझ लिया। संयम ने सल्ली को उसकी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, सल्ली सोशल मीडिया पर मेरी दोस्त है। इसकी कुछ पोस्ट पढ़कर मुझे लगा कि इसके साथ समस्या है। उसके बाद मैंने इसे एक मैसेज भेजा। हम मैसेज के जरिए बातें करने लगे। जब इसे मुझ पर भरोसा हो गया तब मैंने अपना नंबर देकर इसे फ़ोन करने को कहा। बातचीत के दौरान इसने अपनी परेशानी बताई। मैंने इसे मीटिंग में आने को कहा। सारिका भी अब संयम के लिए कृतज्ञता महसूस कर रही थी। वो संयम को धन्यवाद देना चाहती थी। उसने कहा, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब समझ आया कि तुम कैसे दूसरों की तकलीफ़ समझकर उनकी मदद कर रहे हो। सबने संयम का मदद के लिए आभार व्यक्त किया था, पर सभी जानना चाहते थे कि वो उनकी तकलीफ़ से खुद को कैसे जोड़ पाया। संयम उनके मन की बात समझ रहा था। उसने कहा, आप लोगों को ये जानने की उत्सुकता होगी कि मैं आपकी परेशानी को कैसे समझ पाया। इसका जवाब यही है कि मैं खुद डिप्रेशन से लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी हिम्मत से खुद को उसके चंगुल से आज़ाद किया है। मैं उस तकलीफ़ को समझ सकता हूँ जो डिप्रेशन के मरीज को होती है। इसलिए आप लोगों के संपर्क में आने पर मैं आपकी समस्या को समझ गया। आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने अपने घर पर ये मीटिंग रखी थी। उसकी बात पर सबने ताली बजाकर उसके इस काम की तारीफ़ की। संयम ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि जो शुरुआत आज हुई है वो ख़त्म ना हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे को हिम्मत बंधाएं। इसी तरह समय समय पर मिलते रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलकर उनके सामने अपनी समस्या रखें। सबने एक बार फिर ताली बजाकर उसकी बात का समर्थन किया। मीटिंग ख़त्म होने पर सबने एक दूसरे का नंबर लिया और संपर्क बनाए रखने का वादा किया। जलपान के बाद सब अपने अपने घर चले गए। संयम के घर मीटिंग में सारिका ने डिप्रेशन के बारे में जो कुछ सुना था उस पर विचार कर रही थी। डिप्रेशन के जो लक्षण बताए गए थे उन्हें वो अपने जीवन से जोड़ पा रही थी। उस दिन जब प्रथम बिना कुछ बताए अपना बैग लेकर निकल गया था तब सारिका के सामने ये सच आ गया था कि शादी का रिश्ता केवल उसकी तरफ से निभाया जा रहा है। प्रथम ने अपने आप को उस रिश्ते से अलग कर लिया था। उसके लिए रिश्ता नहीं, केवल एक बंधन बचा था। उस बंधन में वो घुटन महसूस कर रहा था। सच सामने आने के बाद उसके लिए ये बात स्वीकार कर पाना मुश्किल हो रहा था कि जिस रिश्ते को उसने हर एक चीज़ से ऊपर माना था, प्रथम के लिए एक बंधन से अधिक नहीं है। उसने तो उस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया था, बदले में बस प्रथम का प्यार और सम्मान चाहती थी। लेकिन प्रथम ने उसका दिल तोड़ दिया। 2 दिनों तक वो रोती रही। फिर उसने तय किया कि बात को इतनी आसानी से हाथ से नहीं निकलने देगी। शायद उससे ही कोई चूक हुई होगी।
वो प्रथम से बात करके सब ठीक करने की कोशिश करेगी। 1 हफ्ते के बाद प्रथम घर लौटा। सुबह का समय था। वो तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। सारिका ने उससे कहा, प्रथम, हमने जीवन भर के लिए रिश्ता बनाया था। मैंने उसे सही तरह से निभाने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है कि मुझसे कोई चूक हो गई हो। मैं चाहती हूँ एक बार हम लोग बैठकर शांति से बातचीत कर ले। अपने जूते पहनते हुए प्रथम ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैं खुद भी इस रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ऑफिस जाना है। शाम को बात करते हैं। प्रथम की बात सुनकर सारिका को तसल्ली हुई कि वो भी बातचीत कर रिश्ते को सुधारना चाहता है। वो शाम का इंतज़ार करने लगी। शाम को सारिका और प्रथम अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आमने सामने बैठे थे। एक बार फिर बात की शुरुआत सारिका ने की। उसने कहा, प्रथम, उस दिन तुम ये कहकर निकल गए थे कि आई नीड माई स्पेस। तुम्हारे वो शब्द बहुत देर तक मुझे परेशान करते रहे। तुमने ऐसा क्यों कहा था प्रथम? सारिका ने रुक कर प्रथम की तरफ देखा, लेकिन प्रथम चुपचाप बैठा था। सारिका ने आगे कहा, मैंने कभी तुम्हें अपने हिसाब से जीने से नहीं रोका, कभी अपनी बातें मानने के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन तुम्हारी पत्नी होने के नाते ये जानना कि तुम कहाँ जा रहे हो कोई दखलंदाजी तो नहीं है। इतना तो हमें एक दूसरे पर अधिकार है। सारिका एक बार फिर चुप हो गई। अब वह प्रथम के जवाब की राह देख रही थी। प्रथम अपने विचारों में था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, पर शुरुआत कैसे करे समझ नहीं पा रहा था। सारिका ने कहा, प्रथम, तुम्हारे अंदर कुछ है तो खुलकर कहो। उसकी बात सुनकर प्रथम ने कहा, मैं भी बिना किसी भूमिका के खुलकर अपनी बात रखना चाहता हूँ। उसने सारिका की तरफ देखकर कहा, सारिका, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते पर विचार करना चाहिए। मैं अब इस रिश्ते में वो गर्माहट महसूस नहीं करता हूँ जो पहले करता था। सारिका ने कहा, वही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्यों तुम हमारे रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे हो? मैंने तो हमेशा इस रिश्ते को प्यार की गर्माहट से सींचा है। शायद तुम ही रिश्ते को वो नहीं दे पाए जो चाहिए था। सारिका की बात प्रथम को अच्छी नहीं लगी। इसे समझकर सारिका ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इस बारे में सोचते हैं और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये सुनते ही प्रथम ने कहा, तुम शायद समझ नहीं पाई, इस रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसे बेवजह आगे खींचने की जगह सही रास्ता अपनाकर अलग हो जाना ही अच्छा है। सारिका तो बिगड़े हुए रिश्ते को बनाने की बात कर रही थी, लेकिन प्रथम ने तो एक झटके में उसे तोड़ने की बात कही थी। कुछ देर तक सारिका कोई भी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थी। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो ये बता रहे थे कि वो कितनी दुखी है। उसने कहा, प्रथम, तुमने तो सीधे रास्ता तोड़ने की बात कही थी। एक मौका तो दिया होता। मैं बेवजह तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं अब रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। प्रथम ने एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। सारिका ने कहा, लेकिन तुम्हें ये तो बताना ही होगा कि तुम्हारे इस फैसले की वजह क्या है। ये तो मैं जानकर ही रहूँगी। तुमने सबके सामने रेस्टोरेंट में मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। जब रिश्ता उस प्यार के कारण बना था तो वो प्यार कहाँ गया? मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हारा प्यार घुटन में क्यों बदल गया। सारिका का चेहरा तमतमाया हुआ था। इस वक्त वो अपने सवाल का जवाब जाने बिना प्रथम को छोड़ने को तैयार नहीं थी। प्रथम ने अभी तक उसका कोमल और भावुक रूप ही देखा था। उसका ये रूप देखकर वो परेशान हो गया। सारिका ने कहा, प्रथम, रिश्ता बनाने और सामान खरीदने में फ़र्क होता है। सामान खरीदने पर अगर कुछ समझ ना आए तो उसे वापस किया जा सकता है, नहीं तो उस सामान को किसी कोने में रखकर भूल जा सकता है। पर रिश्ता ऐसे मन मुताबिक बनाया या तोड़ा नहीं जा सकता है। तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ा था, अब बिना कोई कारण बताए इसे तोड़ नहीं सकते। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। प्रथम कुछ सोच कर बोला, सारिका, ये ठीक है कि मुझे तुमसे प्यार था। मैंने सबके सामने तुम्हें प्रपोज भी किया था। तुम्हारी तरह इस रिश्ते को लेकर मेरे भी बहुत से अरमान थे। शादी के कुछ दिनों तक तो सब सही रहा, पर बाद में मैंने महसूस किया कि हम दोनों शायद पूरी ज़िंदगी एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं। सारिका ने पूछा, तुम्हारे ऐसा महसूस करने का कोई कारण तो रहा होगा। क्यों तुम्हें लगा कि अब हम एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं? प्रथम एक बार फिर चुप हो गया। कुछ देर तक हिम्मत जुटाने के बाद वो बोला, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ये कहकर उसने अपनी नज़रें झुका ली। सारिका को ये सुनकर झटका लगा। कुछ देर तक तो वो स्तब्ध सी बैठी रही। उसे लग रहा था कि प्रथम ने सचमुच
एक सामान की तरह उसका प्रयोग किया। जब मन भर गया तो उसे छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। खुद को संभाल कर वो बोली, तुम प्यार का मतलब भी समझते हो? हरगिज़ नहीं। तुम्हारे लिए प्यार अपनी सुविधा का नाम है। जब तक मन किया रिश्ता रखा, जब मन भर गया तो प्यार गायब। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके लिए वहाँ रहना संभव नहीं था। बेडरूम में जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो अपना बैग लेकर बाहर आई। जाने से पहले प्रथम से बोली, मम्मी के पास जा रही हूँ, तुम्हें बता दूंगी कि आगे क्या करना है। सारिका अपनी मम्मी के घर आ गई। वो बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो अक्सर रोती रहती थी। कई दिन हो गए उसके ऑफिस से फ़ोन आया था कि वो कब लौट रही है। सारिका कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे अनिर्णय की स्थिति में देखकर उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाकर समझाया, सारिका, तुम जिस समस्या का सामना कर रही हो वैसी ही समस्या से मैं गुजर चुकी हूँ। साथ रहते हुए ना जाने कब मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से दूर हो गए। मैंने पूरी कोशिश की थी कि रिश्ता टूटे नहीं, लेकिन इस कोशिश में दूरियां और बढ़ गई थी। तब मैं समझ पाई कि अगर रिश्ते में प्यार ना हो तो उसे ज़बरदस्ती बांध कर रखा जा सकता है, पर निभाया नहीं जा सकता है। सारिका अपनी मम्मी की बात पर रात भर विचार करती रही। उसने अपने मन को टटोल कर देखा। उसके मन में अब ना तो रिश्ते को बचाए रखने की कोई इच्छा थी, ना ही प्रथम से किसी तरह का बदला लेने की। उसने रिश्ता समाप्त कर लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसका मन वापस उस शहर में जाने का नहीं था। उसने तय किया कि वो अपनी मम्मी के साथ ही रहेगी और यहीं कोई नौकरी ढूंढ लेगी। उसने अपना फैसला अपनी मम्मी को बताया। उन्होंने कहा, मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि अपने फैसले खुद लेना सीखो। जो भी फैसला लो उसके परिणाम के लिए भी खुद को तैयार करो। अब भी मैं यही कहूँगी। सारिका ने कानूनी रूप से खुद को प्रथम से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस शहर में नौकरी ढूंढ ली। ये जानकर उसे खुशी हुई कि उसकी सहेली नलनी भी उसे ऑफिस में काम करती है। उन दोनों के पीछे छूट गई दोस्ती दोबारा शुरू हो गई। वो प्रथम से कानूनी रूप से अलग हो गई थी। अपने आप को नए जीवन में ढालने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए सब आसान नहीं था। अक्सर ही वह रात को उठकर रोती थी। मन में आता था कि वो प्यार के लायक नहीं है। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला प्रथम शादी के 1 साल में ही उससे ऊब गया। वो रोज़ अपने आप को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती थी, लेकिन शाम तक फिर टूट जाती थी। इस मुश्किल समय में एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, सारिका, मैंने बहुत पहले फैसला लिया था कि अब सब कुछ छोड़कर किसी ऐसी जगह जाकर रहूँगी जहाँ शांति से अपना जीवन काट सकूँ। मैं तुम्हें ये घर सौंप कर जाने की योजना बना रही थी कि तुम परेशान हालत में यहाँ आ गई। मैं कुछ दिनों के लिए ठहर गई, पर अब तुमने एक नई शुरुआत कर दी है तो मैं सोचती हूँ कि ये घर तुम्हारे हवाले करके चली जाऊँ। मेरी एक यही जायदाद है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सारिका उदास हो गई। वो जिस स्थिति से गुजर रही थी उसमें अकेला नहीं रहना चाहती थी। उसके मन की बात समझकर उसकी मम्मी ने कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल में हो, पर सच बताऊँ, पिछले काफ़ी समय से मैं भी एक कठिन मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ। ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। तुम्हें खुद लड़ना सीखना होगा। अपना घर सारिका के नाम करके उसकी मम्मी उत्तराखंड के किसी आश्रम में रहने चली गई। सारिका अपनी लड़ाई में एकदम अकेली पड़ गई थी। दिन पर दिन वो अपने दुख में डूबती जा रही थी। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार करती, उसमें मन लगाती, कुछ दिन उसे करती, फिर अचानक उसका मन उचट जाता। वह उसे छोड़ देती। किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता। नलनी को छोड़कर उसका कोई दोस्त भी नहीं था। सारिका लगभग 1 साल से तकलीफ झेल रही थी, पर यह नहीं जानती थी कि इस स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। इसका चिकित्सकीय इलाज संभव है। संयम ने उसकी तकलीफ को समझकर सही राह दिखाई थी। सारिका शहर के माने हुए साइकेट्रिस्ट से मिली, उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। उसकी समस्या को पहचान कर साइकेट्रिस्ट ने उसका सही इलाज आरंभ कर दिया। संयम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप का नाम था प्यारी जिंदगी। संयम ने उस ग्रुप में सारिका के साथ सरली, सुरेंद्र और नलनी को भी जोड़ा था। उस ग्रुप पर सभी एक दूसरे का हाल चाल लेते थे और अपने इलाज के बारे में बताते थे। नलनी उस ग्रुप में सभी का उत्साह बढ़ाने का काम करती थी। प्यारी जिंदगी ग्रुप की मीटिंग हर 15 दिन में एक बार होती थी। इस बार की मीटिंग सुरेंद्र के घर पर थी। ग्रुप के सभी सदस्य आज सुरेंद्र के घर पर उपस्थित थे। मीटिंग की शुरुआत करते हुए सुरेंद्र ने कहा, आप सब आज मेरे घर पर आए।
मुझे बहुत खुशी हुई। हमें एक दूसरे से जुड़े 3 माह ही हुए हैं, पर ऐसा लगता है कि हम एक परिवार हैं, एक ऐसा परिवार जिसमें सभी एक दूसरे को जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सब मिलकर एक ही समस्या से लड़ रहे हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बीमारी को मात देकर इससे बाहर निकल पाएंगे। सबने उसकी बात का तालियां बजाकर स्वागत किया। सुरेंद्र ने आगे कहा, एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही घुट घुट कर ख़त्म हो जाऊंगा। मैं अपनी घुटन का कारण जानता था, पर उससे कैसे बाहर आया जाए नहीं जानता था। डिप्रेशन मुझे मेरी माँ से विरासत में मिला था, उन्हें शायद अपनी माँ से। मेरी नानी इस बात से दुखी रहती थी कि उन्होंने 4 बेटियों को जन्म दिया, अपनी जिठानी की तरह बेटे पैदा नहीं किए। जब नाना ने बेटे की चाह में उनके रहते दूसरी शादी कर ली तो वो और अधिक दुखी हो गई। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने सबसे दूर रोते हुए बिताए। ये कहानी रुकी नहीं, उनका अवसाद मेरी माँ के अंदर समा गया। जब मेरे पिताजी अचानक सब कुछ छोड़कर किसी अनजान सच की तलाश में चले गए तो अवसाद ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। वो मेरे भविष्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साल थे। उस समय अपनी माँ को दुख में डूबा हुआ देखकर कहीं ना कहीं उस अवसाद ने मुझ पर भी असर किया, लेकिन तब जीवन को एक नई दिशा देने की इच्छा ने उसे हावी नहीं होने दिया। सुरेंद्र ने रुककर सामने बैठे लोगों पर नज़र डाली। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ कहती थी कि कोई सांप है। जो पहले उनकी माँ को लगा, उसके बाद उन्हें। मुझे उनकी बात सही लगती है। उनके बाद वो सांप मुझे लग गया। मेरे पहले बच्चे को जन्म देते हुए मेरी पत्नी का देहांत हो गया। किसी तरह उस दर्द से लड़ने का प्रयास किया, अकेले दम अपनी बच्ची को पाला। जब वो कॉलेज जाने लायक हुई तो वो भी मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई। उसके जाने के बाद पिछले 4 साल से मैं घुट घुट कर ही जी रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी, पर संयम फरिश्ते की तरह जिंदगी में आया और एक उम्मीद जगा दी। मैं खुद को मनोचिकित्सक को दिखाया, मेरा इलाज शुरू हो गया। मुझे पता है कि अभी तो लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सभी का साथ एक मजबूत सहारा है, पर पूरा भरोसा है कि मैं इस लड़ाई को जीत कर ही रहूँगा। सुरेंद्र ने उपस्थित लोगों पर नज़र डालकर कहा, मन में आया कि आज आप लोगों के साथ वो सब साझा करूं जो मेरे इस दुख का कारण है। सच कहूं तो आप लोगों को ये सब बताकर मन कुछ हल्का हो गया है। हमारे मन में बहुत कुछ जमा होता है, जब हम वो अपनों से साझा करते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह मन को हल्का करें। ये कहकर सुरेंद्र चुप हो गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कौन अपने मन की बात कहता है। सरली और सारिका संयम की तरफ देख रही थी। नलिनी ने संयम से कहा, संयम, तुमने कहा था कि तुम उस घटना के बारे में बताओगे जिसने तुम्हें डिप्रेशन की तरफ ढकेल दिया। आज बताओ कि क्या हुआ था और तुम किस तरह डिप्रेशन से उबर कर आए हो और दूसरों की मदद कर रहे हो। संयम कुछ देर तक अपने मन के विचारों को व्यवस्थित करता रहा। सभी जानने को उत्सुक थे कि उस फरिश्ते ने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी और जीती थी, जो आज सबकी मदद कर रहा था। संयम ने कहा, आप सब मेरी कहानी जानने को उत्सुक हैं। मैं खुद भी अपनी कहानी आप सबके साथ साझा करना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं कोई असाधारण व्यक्ति हूँ जिसने कुछ बहुत बड़ा किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। अपनी कहानी के जरिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम चाहें तो अपने दुख के घेरे को तोड़कर इस खूबसूरत ज़िंदगी को खुलकर जी सकते हैं। उससे कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी गले लगा ले। उसने सुरेंद्र की तरफ इशारा करके कहा, आपने अपनी कहानी बताकर सबके लिए एक राह खोल दी। आपने सही कहा है कि कई बार अपने भीतर दबी बातों को दोस्तों के साथ साझा करने से दिल हल्का हो जाता है। हम एक नई ऊर्जा अनुभव करते हैं। हम सब दोस्त ही तो हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाऊंगा। ये कहकर संयम एक बार फिर चुप हो गया। कुछ देर तक अपने ख्यालों में खोए रहने के बाद उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। लंदन से MBA करने के बाद संयम ने अपने एक दोस्त एलन जोन्स के साथ एक टैलेंट एजेंसी की शुरुआत की। दोनों दोस्तों की आंखों में सुनहरे भविष्य को लेकर कई सपने थे। दोनों ने सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उनकी टैलेंट एजेंसी ने विकास के पथ पर अपने कदम बढ़ा दिए। न सिर्फ व्यावसायिक क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संयम के लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था। उसके जीवन में प्रमिला प्यार की गर्माहट लेकर आई थी। दोनों एक साथ रह रहे थे। टैलेंट एजेंसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। पहले ही साल में उसकी प्रगति बहुत अच्छी थी। भविष्य में उसके और अधिक बढ़ने की संभावना थी। संयम ने अब प्रमिला के साथ
एक सुखी जीवन की कल्पना करना शुरू कर दिया था। वह अपनी कल्पनाओं को साकार करने के प्रयास में जुट गया था। कहानी सुनाते हुए संयम ने कहा, उन दिनों मेरी स्थिति ज्वाइंट व्हील में बैठे उस व्यक्ति की तरह थी जो ऊपर उठने का मजा ले रहा हो। ऊपर उठते हुए उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया से ऊपर चला गया हो। उसे लगता है कि वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मेरी भी स्थिति उसी तरह की थी। मुझे लग रहा था कि अब बस ऊपर ही उठना है। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल ली थी। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। संयम ने महंगे शौक पाल लिए थे। उन्हें पूरा करने के लिए कई बार उसे कर्ज भी लेना पड़ता था। वो और प्रमिला दिल खोल कर खर्च करते थे, लोगों को पार्टियां देते थे, महंगे कपड़े और सामान खरीदते थे। संयम के पिता एक मध्यम वर्गीय व्यापारी थे। हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। वे बहुत सोच समझकर खर्च करते थे। एक छोटी उम्र से ही संयम के मन में आ गया था कि उसे कुछ बड़ा करना है। वो जीवन भर पाई पाई का हिसाब रखते हुए नहीं जी सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसके सपने भी बड़े होते गए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने मेहनत भी की है। MBA करने के लिए लंदन गया। संयम के परिवार वाले चाहते थे कि वो नौकरी करके पहले कुछ अनुभव ले, बिजनेस के लिए पैसे जमा करे, उसके बाद आगे बढ़े, जबकि संयम इतना वक्त नहीं लगाना चाहता था। MBA करने के दौरान संयम की पहचान एलन जोन्स से हुई। वो भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। दोनों के सपने एक ही थे। दोनों दोस्त बन गए, अक्सर मिलकर नए नए बिजनेस प्लान बनाते रहते थे। अंततः उन दोनों ने टैलेंट एजेंसी शुरू करने का फैसला किया। कामयाबी मिलने पर संयम कुछ बहक गया। उसे लगने लगा था कि उसके पिता के विचार पुराने हैं। वे जीवन भर पैर फैलाने से डरते रहे। उन्हें जो चादर मिली उसे में संतोष कर लिया। जबकि उसने बड़ा सोचा तो आज अपने अनुसार जी पा रहा है। उसने बिना सोचे समझे अपने ऊपर इतना कर्ज चढ़ा लिया कि उसका बोझ महसूस होने लगा। लेनदार तकाजा करने लगे। उसके लिए कर्ज की किस्तें चुकाना कठिन होने लगा। इसका असर उसके काम पर पड़ा। एक बार उसने बिजनेस से पैसे लेकर अपनी किस्त चुकाई। ये बात एलन जोन्स को बुरी लगी। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के कारण दूरियां बढ़ गईं। एलन जोन्स ने धीरे धीरे खुद को बिजनेस से अलग करना शुरू कर दिया। अंत में वो पूरी तरह अलग हो गया। एलन ने खुद को संयम से अलग कर लिया। बिजनेस का दायित्व तो पूरी तरह से संयम पर आ गया। उसके लिए समस्या और बढ़ गई। बहुत से क्लाइंट एलन जोन्स के जाने से उससे दूर हो गए। जो बचे थे वो संतुष्ट नहीं थे। संयम कर्ज के बोझ और एलन के चले जाने से बौखला गया था। कर्ज से मुक्त होने के लिए उसने बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इससे बिजनेस पर बुरा असर पड़ा। उसकी टैलेंट एजेंसी नुकसान की तरफ बढ़ने लगी। बिजनेस की नाकामयाबी का असर व्यक्तिगत जीवन में भी पड़ने लगा। संयम अपनी हताशा प्रमिला पर उतारता था। बात बात पर दोनों में झगड़ा होता था। बात इतनी बढ़ गई कि प्रमिला ने भी उससे अपना संबंध तोड़ लिया। वह उसे छोड़कर चली गई। इससे संयम और अधिक हताश हो गया। हर तरफ मिलने वाली नाकामयाबी ने उसे तोड़ दिया। सिर्फ शराब के नशे में उसे कुछ राहत मिलती थी। संयम कहानी सुनाते हुए रुक गया। सब उसकी कहानी में खोए हुए थे। वो समझ गए थे कि बिजनेस और प्यार में मिली नाकामयाबी ने ही संयम को डिप्रेशन का शिकार बनाया था। अब उनकी उत्सुकता ये जानने में थी कि संयम उस डिप्रेशन से बाहर कैसे आया। क्या उसके जीवन में भी कोई फरिश्ता था जिसने उसकी मदद की? सब संयम के बोलने की राह देख रहे थे। कुछ पलों के बाद संयम ने कहा, कहानी के पहले भाग से आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि मेरे डिप्रेशन का कारण क्या था। कहानी के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे उस स्थिति से बाहर आया। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। बहुत से लोगों को लगेगा कि मैंने हैसियत से बढ़कर सपना देखा, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ सहना पड़ा। उन्हें लगेगा कि यदि मैं साधारण तरीके से जीता तो शायद इस स्थिति में ना आता। जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, लेकिन वो गलती ये नहीं थी कि मैंने बड़ा सपना देखा था या एक अच्छी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश की। हम सबको ये हक है कि हम अपने पैर पसारें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पैर पसारने के साथ साथ चादर भी बड़ी करते चले। मुझसे गलती यह हुई कि मैंने पैर तो पसारे पर चादर के बड़ा होने की प्रतीक्षा नहीं की। अगर मैं थोड़ा धैर्य रखता तो न सिर्फ अपने हिसाब से जीवन जी पाता बल्कि आगे भी बढ़ता। ये कहकर संयम ने अपनी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाना शुरू किया। संयम दिन पर दिन टूटता जा रहा था। जब भी उसकी अपने घर बात होती तो उनसे झूठ बोल देता कि सब सही चल रहा है।
अपने परिवार के लोगों से झूठ बोलने के कारण उसके मन में आत्मग्लानि बढ़ती जा रही थी। वो कहीं आता जाता नहीं था, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता था। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी टैलेंट एजेंसी पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसी निराशा के चलते उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, परंतु इसमें भी सफल नहीं हो पाया। बात उसके घर वालों तक पहुंची। उसके माता पिता भाग कर लंदन गए, उसे अपने साथ भारत ले आए। संयम पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसे लगता था कि वो तो अपनी जान लेने में भी असफल रहा, वह कुछ नहीं कर सकता। अपने घर आकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दिन रात वहीं रहता था, अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। अक्सर अपने माता पिता से कहता था कि वो जीना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता है कि लोग उसे नाकामयाब कहकर उसकी खिल्ली उड़ाएं। ना तो वो किसी से मिलता था और ना ही अपने घर में किसी का आना पसंद करता था। उसके माता पिता सबसे कट कर रह रहे थे, किसी को चाह कर भी अपनी तकलीफ नहीं बता सकते थे। उसके साथ साथ वो दोनों भी कठिनाई झेल रहे थे। संयम ने कहानी सुनाते हुए कहा, पूरे घर का माहौल खराब हो गया था। घर में एक अजीब सी मनहूसियत छाई रहती थी। मेरे माता पिता अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए थे। हर समय उनमें से एक मुझ पर नज़र बनाए रखता था कि मैं कुछ कर ना बैठूं। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी सहायता कैसे करें। तब एक दिन मेरे जीवन में भी एक फरिश्ते ने कदम रखा। शिखा मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। तब हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसके बाद हम दूर चले गए, अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। एक दिन मेरी माँ को शिखा बाजार में मिल गई। उसकी शादी उसी शहर में हुई थी। उसने मेरे बारे में पूछा। मेरी माँ अपने आप को रोक नहीं पाई। उनके आंसू निकल आए। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर शिखा मना करने के बावजूद ही उनके साथ घर आ गई। वहीं से मेरी कहानी का दूसरा और उम्मीदों से भरा हिस्सा शुरू हुआ। दरअसल डॉक्टर अनूप, जिनसे पहली मीटिंग में मैंने आप लोगों की बात कराई थी, वो शिखा के ही पति है। उनके साथ रहकर शिखा भी डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। उसने फ़ौरन मेरे माता पिता को मुझे डॉक्टर अनूप को दिखाने के लिए कहा। संयम का इलाज शुरू हो गया। शुरुआत में तो वो सहयोग नहीं करता था, पर शिखा और अपने माता पिता के प्रोत्साहन पर वो नियमित दवाएं लेने लगा। डॉक्टर अनूप की बातें मानने लगा। उसके इलाज के दौरान शिखा ने एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया। पर राह आसान नहीं थी। संयम कभी एकदम अच्छा महसूस करने लगता तो कभी पुरानी सी स्थिति में आ जाता था। लेकिन अब उसमें भी इस लड़ाई को जीतने की इच्छा जाग उठी थी। उसने हर एक वो काम करना शुरू किया जो डिप्रेशन को उससे दूर रख सके। उसकी इच्छा शक्ति रंग लाई और संयम फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। पहले कुछ दिन उसने नौकरी की, फिर अपना बिजनेस शुरू किया। संयम के डिप्रेशन से उबरने की कहानी सभी में एक नई उम्मीद भर रही थी। संयम ने उन लोगों से कहा, मैं एक नया माहौल चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। कुछ ही दिन हुए हैं मुझे अपना बिजनेस शुरू किए हुए। डॉक्टर अनूप से मैं लगातार संपर्क बनाए रहता हूँ। अभी भी उनकी कही हर एक बात का पालन करता हूँ। शिखा एक अच्छे दोस्त की तरह अभी भी मेरे साथ है, मुझे प्रेरणा देती रहती है। जब मैं खुद इस स्थिति से बाहर आ गया तो मैंने अपनी निगाह उन लोगों पर रखनी शुरू की जिन्हें मेरी तरह मदद की ज़रूरत थी। उसी सिलसिले में आप लोगों से जान पहचान हुई। पर अभी मैं रुकूंगा नहीं, अपनी निगाह बनाए रखूंगा। बहुत से लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास करूंगा। सबने जोरदार तालियां बजाई। सुरेंद्र ने कहा, मैं भी इस मुहिम का एक सिपाही बनूंगा। मेरी जो सहायता तुमने करी है वही मैं दूसरों की करूंगा। सल्ली अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने कहा, अपने परिवार के विरुद्ध जाकर मैंने एक्टिंग को अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। बड़ी उम्मीदों के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया था। मैं चाहती थी कि थिएटर में अच्छे अच्छे रोल करूं, लेकिन मेरे हाथ केवल छोटे छोटे रोल ही लगे रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण रोल जो मैं करना चाहती थी मेरे हाथ से निकल गए। मैं अपने कैरियर से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। घर वाले मेरे फैसले पर उंगली उठाने लगे थे। धीरे धीरे मैं निराशा में डूबने लगी। मैंने भी एक बार खुद की जान लेने की कोशिश की, मैं बच गई। घर वालों ने मेरा पूरा ध्यान रखना शुरू किया, पर मैं अपने में सिमट कर रह गई। बड़ी बुरी हालत से गुजर रही थी। मैंने अपने सोशल अकाउंट पर कुछ निराशजनक पोस्ट डाली। उन्हें पढ़कर संयम ने मेरे दर्द को समझा। हम मैसेजिंग के जरिए बात करने लगे। फिर मैं भी इस ग्रुप की पहली मीटिंग में आई। अब मुझे एक नई उम्मीद मिली है। मैं डटकर डिप्रेशन से लड़ूंगी। मैं भी संयम के मुहिम का हिस्सा बनकर लोगों को उनके अंधेरे से बाहर लाने की कोशिश करूंगी। सबने ताली बजाकर सल्ली को प्रोत्साहित किया। संयम ने कहा, हम सभी को अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करनी होगी, लेकिन ये आसान नहीं होगा। लोग
अपनी समस्या कहने से कतराते हैं। उन्हें यह समझाना कठिन होता है कि उन्हें एक बीमारी है जिसका इलाज कराना आवश्यक है, पर फिर भी हमें अपनी कोशिश करनी होगी। अब बारी सारिका की थी। उसने संयम की बात का समर्थन करते हुए बताया कि जब उसे बताया गया कि वह डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रही है तो उसने किस तरह तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वो संयम से नाराज हो गई थी, पर अपनी दोस्त नलिनी के साथ जब संयम के घर पहली मीटिंग में गई तो सारी बात समझ आई। उसने कहा कि वो भी अपने आसपास अगर किसी को इस समस्या से जूझते देखेगी तो उसकी मदद करेगी। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। अपनी कहानी बताने के बाद उसने कहा कि जो हुआ अब वो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी, अपने जीवन को एक नई दिशा देगी। सारिका डिप्रेशन को हराने के लिए लड़ रही थी। उसकी इस कोशिश में नलिनी और किशोर उसका पूरा साथ दे रहे थे। इसके अलावा प्यारी जिंदगी ग्रुप के सभी सदस्य भी एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े थे। सबका सहयोग मिलने के कारण सारिका में भी डिप्रेशन को हराने का हौसला जाग उठा। वो नियमित रूप से दवाइयाँ लेती थी, ध्यान और योग करती थी, पूरी कोशिश करती थी कि सदा खुश रहे। इसके बावजूद भी जब कभी उसका दुख उसे उसकी राह से भटकाने की कोशिश करता तो वह उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकल जाती थी, बाजार और सड़क पर जिंदगी के अलग अलग रंगों को देखती थी। जब भी वह मुश्किल परिस्थिति में रह रहे इंसानों को मुस्कुराते हुए देखती थी तो नए नए उत्साह से भर जाती थी। इधर वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गई थी। अपनी पोस्ट के जरिए वो लोगों को एक सुखी और भरपूर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी। अपने अनुभवों से उसने जो कुछ सीखा था उसे लोगों को बताती थी। लोगों के बीच उसका पेज बहुत प्रसिद्ध हो गया था। बहुत से लोग उसे फॉलो करते थे। इधर बहुत समय से उसके मन में अपनी मम्मी से मिलने की इच्छा हो रही थी। उनके जाने के बाद उसकी अपनी मम्मी से बहुत कम बात हुई थी। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन कर अपने जीवन में आए हुए बदलाव के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उनके पास आश्रम आ जाए। यहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लगेगा। आज सुबह ही वो यहाँ पहुँची थी। उसको देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने बताया था कि आज दोपहर को उन्हें आश्रम के लोगों को संबोधित करना है। सारिका शांत निलय आश्रम के हॉल में बैठी थी। हॉल में और भी बहुत से लोग थे। उसकी मम्मी वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। वो वहाँ मौजूद लोगों को आश्रम के अपने अनुभवों के बारे में बता रही थी। अपनी मम्मी को बोलते हुए सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपनी मम्मी का एक अलग ही रूप दिख रहा था। उनके चेहरे पर पहले जो एक तनाव दिखाई पड़ता था उसकी जगह एक संतोष था। बोलते हुए वो मुस्कुरा भी रही थी। उनका ये रूप सारिका को बहुत अच्छा लग रहा था। पोडियम पर खड़ी सारिका की मम्मी सबको बता रही थी कि जब वो इस आश्रम में आई थी तो उनका मन बहुत अशांत था। उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही रही, कभी वो जीवन का आनंद नहीं ले पाए। उन्हें अपनी ज़िंदगी उस मरुस्थल की तरह लगती थी जिसमें केवल दुख की रेत हो। पोडियम पर खड़े हुए उन्होंने एक बार पूरे हॉल पर निगाह डाली और आगे कहा, लेकिन आज मुझे एकदम अलग ही एहसास होता है। मन बहुत शांत रहता है। मेरे भीतर आनंद की एक धारा बहती रहती है। ये एक हैरान करने वाली बात है। मेरी जो समस्या थी वो आज भी है। तो फिर क्या कोई जादू हुआ है? क्योंकि ऊपरी तौर पर तो कुछ नया नहीं हुआ है। वो मुस्कुराई, फिर आगे बोली, पर कुछ नया तो हुआ है। ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया नया है। पहले मेरे लिए ज़िंदगी एक मरुस्थल थी, आज एक ऐसा उपवन है जिसमें आनंद है। यह आनंद मुझे बाहर की चीज़ों से नहीं मिलता है, यह आनंद तो मेरे भीतर से पैदा होता है। उन्होंने सामने रखी बोतल से कुछ घूंट पानी पिया, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाया। मेरे पति से तलाक हो गया था। मुझे धक्का लगा था। ऊपर से तो मैं अपने आप को मजबूत बनाए रखा था। लोगों की नज़र में मैंने तलाक का असर अपने ऊपर नहीं होने दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर तलाक ने मुझे अशांत कर दिया था। मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। हर समय मेरा दुख मुझ पर हावी रहता था। जब मैं इस आश्रम में आई, गुरु जी के सानिध्य में कुछ दिन बिताए, उन्होंने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कोई प्रवचन नहीं दूंगा। आश्रम के द्वारा कई तरह के सेवा कार्य किए जाते हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार उनमें से कोई एक चुनकर उसमें अपने आप को व्यस्त कर लो। 1 महीने बाद मुझे बताना कि कैसा महसूस करती हो। मैंने उनकी बात मान ली और बोलते हुए माइक की आवाज़ बंद हो गई। उसमें अचानक कोई समस्या आ गई थी। उसे ठीक करने की कोशिश की जाने लगी। सारिका बड़े ध्यान से अपनी मम्मी की बात सुन रही थी। वो सोच रही थी कि उनकी बेटी होते हुए भी वो कभी उनके अंदर की अशांति को महसूस नहीं कर पाई। उसे तो बस यही लगता था कि उसकी मम्मी एक ऐसी औरत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा है, जो अपने फैसले लेना जानती है।
उसने कभी सोचा ही नहीं कि ऊपर से मजबूत दिखने वाली उसकी मम्मी को भी कोई तकलीफ हो सकती है। माइक की समस्या दूर हो गई थी। सारिका की मम्मी ने आगे कहा, मैंने उन औरतों की ट्रेनिंग का काम अपने जिम्मे ले लिया जो अपने जीवन में अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना कर रही थी। मेरा काम उनकी समस्या सुनकर उन्हें समझाना और आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करना था। इस काम में 1 महीना कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। 1 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाकर पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तब मैंने महसूस किया कि जब मैं आई थी तब की और उस दिन की स्थिति में बहुत फ़र्क आ गया है। अब मैं अपनी समस्या के बारे में नहीं सोचती थी, मैं उन औरतों के बारे में सोचती थी कि वो सभी कैसी विचित्र और दुखदायी समस्याओं से घिरी हैं। मुझे उन्हें अपना दुख भूलकर आगे बढ़ने में मदद करनी है। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे साथ तो जादू हो गया, मैं अपनी तकलीफ़ भूल गई। तब उन्होंने समझाया कि मैं अपनी तकलीफ़ में उलझ कर रह गई थी। रात दिन उसके बारे में सोचते हुए मैंने उसे और बड़ा कर दिया था, लेकिन उन औरतों की मदद करते समय मैंने अपनी समस्या पर ध्यान देना छोड़ दिया था, इसलिए वो अब उतनी बड़ी महसूस नहीं हो रही थी। मैं गुरुजी की शिक्षा को समझ गई। अब तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से सेवा कार्य में लगा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आश्रम में बने अपने साथियों के साथ जीवन का आनंद भी लेती हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। अंतिम बात कहते हुए उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सबने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। सारिका भी अपनी मम्मी के इस रूप को देखकर गर्व के साथ ताली बजा रही थी। जब उसकी मम्मी पोडियम से उतर कर आई तो उसने उन्हें गले लगा लिया। उसकी मम्मी ने कहा, सुबह मुझे सेवा कार्य के लिए जाना था, इसलिए अधिक बात नहीं हो पाई थी। पहले चलकर सबके साथ लंच कर लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से बात करेंगे। सारिका और उसकी मम्मी लंच करने के लिए डाइनिंग हॉल में चली गई। सारिका अपनी मम्मी के साथ उनके कमरे में थी। उसकी मम्मी ने उससे उसके बारे में सारी जानकारी ली। सब जानने के बाद उन्होंने कहा, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपने प्रयासों से डिप्रेशन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो। मेरे मन में एक बोझ था कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन उन दिनों मैं बड़ी अशांत मानसिक अवस्था में थी। उस समय ना तो मैं तुम्हारा कोई भला कर पाती थी, ना ही अपना, इसलिए यहाँ आ गई थी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सारिका ने कहा, ऐसा मत कहिए मम्मी, आपने मेरी बहुत मदद की है। सही कहूँ तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। आज यहाँ आकर जब आपकी बात सुनी तब जान पाई कि आप इतने दिनों तक क्या झेलती रही होंगी। मेरी गलती थी कि मैंने कभी आपके पास बैठकर आपका हालचाल जानने की कोशिश ही नहीं की। बस ये मान लिया कि आप बहुत मजबूत हो, इसलिए आपको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर कुछ देर तक उसकी मम्मी चुप रहीं। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है। मैंने भी कभी अपनी समस्या बताने की कोशिश नहीं की। ये सोचती रही कि खुद उससे निपट लूँगी। लगता था कि अगर किसी को भी अपने दिल की बात बताऊँगी तो लोग कमज़ोर समझेंगे, जबकि कई बार अपने मन की बात साझा कर लेने से फ़ायदा होता है। ये बात अब समझ में आई है, लेकिन तुम अपने मन में कोई बोझ मत रखो। सारिका और मम्मी देर तक एक दूसरे से बातें करती रहीं। दोनों पहली बार इतना खुलकर एक दूसरे से बात कर रही थी। अपनी मम्मी से बात करके सारिका का मन शांत हो गया था। आश्रम के गुरुजी बाहर गए हुए थे, उनसे मिलने के लिए सारिका 2 दिन वहाँ ठहरी। उस दौरान उसे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के लौटने पर उनसे मुलाकात कर वो लौट गई। अपनी मम्मी से मिलने के बाद सारिका और अधिक अच्छा महसूस करने लगी थी। आश्रम में रहने के दौरान उसने देखा था कि उसकी मम्मी और दूसरे लोगों ने किस तरह सेवा कार्य में खुद को समर्पित कर रखा था। वो सब अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं। वो खुद भी अब कोशिश करती थी कि दूसरों के काम आ सके। उसने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसी विषय में एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट में उसने लिखा था कि जब कभी हमारा दुख हमें बहुत अधिक परेशान करे तो अपने आसपास निगाह डालिए। आपको और भी लोग मिलेंगे जो दुखी हैं। अगर आप उनके दुख को समझने का प्रयास करेंगे, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपका अपना दुख कम हो जाएगा। उसने उस पोस्ट के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि अवसाद से बाहर निकलने के लिए सही उपचार के साथ साथ हमारा अपना प्रयास बहुत मायने रखता है। हमें खुद भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दुख, अपने अवसाद से बाहर निकलें। इस बार प्यारी जिंदगी ग्रुप की मीटिंग उसके घर पर थी। उसने सबके स्वागत की तैयारी कर ली थी। उनके नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें उसने अपने हाथ से बनाई थी। अभी सबके आने में समय था। वो अपना लैपटॉप लेकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। वो अपने सोशल मीडिया पेज पर गई।
उसने देखा कि उसकी पोस्ट बहुत से लाइक्स आए थे। उसने पोस्ट पर आए हुए कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। हर बार की तरह बहुत से कमेंट्स थे। कुछ लोगों ने उसकी बात से सहमत जताई थी, कुछ लोगों का कहना था कि अपनी तकलीफ के समय दूसरों को दुख देखना संभव नहीं है। इंसान को पहले अपनी तकलीफ दूर करनी चाहिए, फिर उसे दूसरों की तकलीफ के बारे में सोचना चाहिए। अलग अलग तरह के कमेंट्स थे। सारिका एक एक करके पढ़ रही थी। आवश्यकता महसूस होने पर जवाब भी लिखती थी। कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बताई थी। सारिका ने उन्हें समझकर उपयुक्त सुझाव दे रही थी। जहां जरूरी लगता वहां डॉक्टर से संपर्क करने का परामर्श देती थी। कमेंट्स पढ़कर जवाब देते हुए बहुत समय बीत गया था। अब कुछ ही कमेंट्स बचे थे। उसने सोचा कि उन्हें भी पढ़ लेती है। वह उन्हें पढ़ने लगी। जब वो अंतिम कमेंट पढ़ रही थी तो सूचना दिखी कि कोई कमेंट लिख रहा है। वो इंतज़ार करने लगी, परंतु कमेंट शायद लंबा था। लिखने वाले को समय लग रहा था। सबके आने का समय हो रहा था, इसलिए उसने लैपटॉप बंद कर दिया। मीटिंग के समय सारिका के घर में चहल पहल थी। सभी सदस्यों ने तय किया था कि जब भी वो मीटिंग के लिए एकत्रित होंगे तो माहौल को खुशनुमा रखेंगे, जिससे जब अपने अपने घर लौट कर जाएँ तो मन खुश रहे। शुरुआत में सबने अपने इलाज के बारे में सूचना दी। उसके बाद मीटिंग पार्टी में बदल गई। सब सारिका के बनाए नाश्ते का आनंद ले रहे थे। सुरेंद्र ने तारीफ करते हुए कहा, सारिका तुम तो बहुत अच्छी कुक हो, सचमुच खाकर मज़ा आ गया। सरली ने उनका समर्थन किया। सारिका ने कहा, सुरेंद्र जी आपसे ही प्रेरणा ली है। पिछली मीटिंग में आपने सबको अपने हाथ से नाश्ता बनाकर खिलाया था। मैंने सोचा कि मैं भी कोशिश करूं। संयम ने खाते हुए कहा, बनाया तो तुमने बहुत अच्छा है। नलिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो अब तुम सारिका से प्रेरणा लो, हमें अपने हाथ का बना नाश्ता कराना। एक बार मुझे कुकिंग का शौक चढ़ा था। अंत में जो बनकर तैयार हुआ था उसे गले के नीचे उतारना मुश्किल था। संयम की बात पर सब हंस दिए। नाश्ते के बाद सरली ने एक गाना सुनाया। सारिका ने उन्हें अपनी मम्मी और शांति निलय में अपने अनुभव के बारे में बताया। अंत में सबने मन को खुश करने वाला शांति संगीत पर नृत्य किया। सारिका को मीटिंग में अच्छा लग रहा था, पर ना जाने क्यों बार बार उसे उस लिखे जा रहे कमेंट का ख्याल आ रहा था। उसके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि वो कौन था और उसने क्या लिखा था। सबके जाने के बाद वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। अपने सोशल मीडिया पर पेज पर आई। उसने जिस अंतिम कमेंट का जवाब दिया था उसके आगे देखा 3 नए कमेंट थे। 2 में पोस्ट के बारे में लिखा गया था। एक कमेंट में अपनी समस्या कही गई थी। ये कमेंट नुसरत जहाँ ने किया था। सारिका उस कमेंट को पढ़ने लगी। मैं आपसे इस पेज पर अक्सर आती हूँ, आपकी पोस्ट पढ़ती हूँ। आपकी पोस्ट में कही गई बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक भी रखती हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले कभी आपकी पोस्ट पर कमेंट नहीं किया है। आज भी पहले तो पोस्ट पढ़कर मैं आगे बढ़ गई। बहुत देर तक आपकी पोस्ट में कही गई बातों के बारे में सोचती रही। फिर मन बनाया कि आज आपके साथ कुछ बातें साझा करूं। आपने लिखा था कि कई बार जब हम अपने दुख को भूलकर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अपना दुख कम हो जाता है। मैंने इसे अपनी निजी तजुर्बे से महसूस किया है। ये वक्त था जब ज़िंदगी मुझ पर बहुत कठोर हो गई थी। तब मेरे पास मेरे दुख के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं था। रात दिन बस अपने दुख के बारे में सोचती थी। मैं उसमें डूबती जा रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मैं एक NGO से जुड़ गई। उनके साथ जुड़कर मैं बुजुर्गों की खिदमत करने लगी। तब मुझे अपना दुख उतना परेशान नहीं करता था जितना पहले। 2 महीने हो गए NGO की तरफ से मैं एक अंकल जी की देखभाल करने उनके घर जाती हूँ। उनकी उम्र 65 वर्ष की है। अंकल जी को शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं है, पर वो मुझे बहुत बुझे से लगते हैं, बहुत कम बोलते हैं। 1-2 बार मैंने उन्हें रोते देखा है। उनके घर में उनका एक भतीजा साथ में रहता है। वो कॉलेज में पढ़ता है। उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसकी आंटी की मौत के बाद से अंकल ऐसे हो गए हैं। किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, बस अपने आप में खोए रहते हैं, जबकि पहले वो ऐसे नहीं थे। ना जाने क्यों, पर मुझे अंकल जी मेरे अब्बा की तरह लगते हैं। अपने अब्बा की अचानक मौत ने मुझे तोड़ दिया था, इसलिए मैं अंकल जी की मदद करना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी? मैंने आपको दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, उसे स्वीकार कर मुझे मैसेज करें। कमेंट पढ़ने के बाद वो नुसरत जहाँ के प्रोफाइल पर गई। चश्मा लगाए एक सौम्य सी दिखने वाली लड़की की फ़ोटो दिखाई पड़ी। देखने से वो 30-32 साल की लग रही थी। सारिका ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसके प्रोफाइल से बाहर आने के बाद कुछ देर सारिका आंखें बंद किए बैठी रही। वह उन अनजान बुजुर्ग के बारे में सोच रही थी जो अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे।
जिसके कारण अवसाद की स्थिति में थे। उसके मन में एक टीस उठी, वह खुद भी तो अकेलेपन का शिकार थी। प्रथम के धोखे ने उसे अकेला कर दिया था। उसकी मम्मी भी कई सालों तक इस अकेलेपन से जूझती रही थी। अपनी मम्मी की तो वो कोई मदद नहीं कर पाई थी। अब उसकी इच्छा उन बुजुर्ग की मदद करने को हो रही थी। वो दुविधा में थी, ना तो वो नुसरत जहाँ को ठीक से जानती थी और ना ही उन बुजुर्ग को। ये सोचकर उसे संकोच हो रहा था। उसे संयम की याद आई। उसने सोचा कि एक बार उससे सलाह लेकर देखती है। उसने संयम को फ़ोन करके सारी बात बताई। कुछ सोचकर उसने कहा कि उन बुजुर्ग की मदद करने के लिए उनसे संपर्क करना जरूरी होगा। सारिका पहले नुसरत से उनकी पूरी जानकारी ली। यदि संभव हो सके तो उन बुजुर्ग के किसी करीबी के माध्यम से बात आगे बढ़ाई जाए। सारिका ने नुसरत को मैसेज कर कहा कि उन अंकल जी की मदद के लिए ज़रूरी है कि उनके बारे में पूरी जानकारी दो। मैसेज करने के बाद सारिका ने लैपटॉप बंद करके रख दिया। वो रोज़ की तरह कुछ देर वॉक के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब लौट कर आई तो लैपटॉप खोलकर चेक किया तो उसके मैसेज का कोई जवाब आया है या नहीं। नुसरत ने उसे जवाब दिया था। उसने उन बुजुर्ग की जानकारी उसे दी थी। जानकारी के मुताबिक उन बुजुर्ग का नाम नीलोत्पल चटर्जी था। वह अर्थशास्त्र के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। साल भर पहले उनकी पत्नी वैशाली का निधन हो गया था। नुसरत ने लिखा था कि उसने नीलोत्पल के दोस्त मनीष लांबा को सारिका के बारे में बताया तो वह उससे बात करने की इच्छा जता रहे थे। यदि सारिका चाहे तो वो मनीष लांबा का नंबर दे सकती है। कुछ सोचकर सारिका ने मनीष लांबा का नंबर ले लिया। सारिका और संयम एक खूबसूरत से मकान के गार्डन में बैठे थे। उनके सामने मनीष लांबा बैठे हुए थे। ये मकान मनीष लांबा का था। सारिका ने नुसरत से मनीष लांबा का नंबर लिया था। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इधर कुछ दिनों से वो नुसरत के बताने पर उसके पेज को फॉलो कर रहे थे। उस पेज पर उसकी पोस्ट पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो उनके दोस्त की मदद कर सकती है। ये बात उन्होंने नुसरत से कही। उसने सारिका की पोस्ट पर कमेंट डालकर संपर्क किया। जब नुसरत को सारिका का मैसेज मिला तो उसने मनीष को उसके बारे में बताया। मनीष ने सारिका से बात करने की इच्छा जताई और अपना नंबर देने की पेशकश की। सारिका ने जब उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने उसे तफसील से बात करने के लिए अपने घर आने को कहा। सारिका ने संयम से सलाह ली। पता लेकर वो संयम के साथ यहाँ आई हुई थी। नौकर चाय सर्व करके गया था। मनीष ने बात शुरू करते हुए कहा, मेरी और नीलोत्पल की दोस्ती 32 साल पुरानी है। हमने बहुत अच्छा और बुरा वक्त एक साथ बिताया। कई सुख और दुख एक साथ झेले हैं। उसकी इकलौती संतान की मौत पर भी वो कुछ दिनों में संभल गया था, लेकिन अपनी पत्नी वैशाली की मौत के बाद तो जैसे उसके भीतर से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की पर उसे उसके दुख से नहीं निकाल पाया। उसका एक भतीजा है, उसने भी कोशिश की लेकिन अपनी पढ़ाई के चलते वो सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं कर पाया था। इसलिए मैंने एनजीओ की मदद से नुसरत को उसकी देखभाल के लिए रखवा दिया। मनीष लांबा ने एक ठंडी आह भरी। वो बोले, नीलोत्पल बहुत खुशदिल इंसान था। इस उम्र में भी हम एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते थे, पर अब उसे अंदर ही अंदर घुटते देखकर बहुत बुरा लगता है। मैंने कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने अपने ग्रुप के बारे में बताया था, अब अगर आप लोग कुछ कर पाएँ। सारिका ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम नीलोत्पल जी से मिलना चाहेंगे। हमारे लिए उनका भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है। जब वो लोगों पर भरोसा करेंगे तभी इलाज के लिए तैयार होंगे। मनीष लांबा ने कहा, आप लोग चाहें तो मैं भी अभी उससे मिलवाने ले जा सकता हूँ। उसका घर पास में ही है। सारिका और संयम तैयार हो गए। मनीष उन्हें नीलोत्पल के घर ले गए। सारिका और संयम करीब 1 घंटे तक नीलोत्पल के घर रहे। उस 1 घंटे में नीलोत्पल ने उनसे कोई बात नहीं की। फिर भी सारिका उन्हें समझाती रही कि उन्हें मदद की आवश्यकता है। मनीष और वो उनकी सहायता करना चाहते हैं। वह उन पर यकीन करें, अपना इलाज करवाने को तैयार हों। जल्दी ही वो पहले की तरह खुशी खुशी जीवन जीने लगेंगी। उस 1 घंटे में भले ही नीलोत्पल ने कुछ नहीं कहा था, पर सारिका को ऐसा लगा कि वो उसकी बात सुन रहे हैं। वो जानती थी कि राह इतनी आसान नहीं है। उसने मनीष और नुसरत को समझाया कि वो दोनों उन्हें अपने मन की बात करने के लिए प्रेरित करें। वो भी समय समय पर आती रहेगी। सारिका को जब समय मिलता वो नीलोत्पल के पास जाती थी। भले ही वो कुछ ना बोले पर अपनी तरफ से बात करती थी। मनीष से उसने वैशाली के बारे में जानकारियाँ हासिल की थी। अपनी बातों के दौरान वैशाली का भी जिक्र करती थी। उसने गौर किया था कि वैशाली का जिक्र आने पर नीलोत्पल के चेहरे पर कुछ भाव उभरते थे।
लेकिन ये सब करते हुए 2 महीने से भी अधिक का समय हो गया था, लेकिन नीलोत्पल अभी भी अपना मन खोलने को तैयार नहीं थे। इस बात से सारिका कुछ परेशान थी। संयम ने उसे धैर्य रखने का सुझाव दिया। उसने कहा कि एक बार मनुष्य से मिलकर कुछ ऐसा जानने की कोशिश करे जो नीलोत्पल पर असर करे। सारिका ने मनीष से इस बारे में बात की। मनीष ने उसे बताया कि वैशाली को कविताएं पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार जब वो नीलोत्पल के घर डिनर पर गए थे, तब वैशाली ने एक कविता अपनी मीठी आवाज़ में सुनाई थी। उन्होंने उसका वीडियो बनाया था। वो वीडियो उनके पास है। सारिका ने कहा कि यदि उन्हें उचित लगे तो वो वीडियो उसे दे दे, इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। मनीष तैयार हो गए। उन्होंने वो वीडियो सारिका को व्हाट्सएप कर दिया। सारिका ने वो वीडियो देखा। उसने नीलोत्पल के घर वैशाली की तस्वीर देखी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, पर वीडियो में कविता सुनाते हुए उनका रूप और भी निखरा हुआ था। सारिका ने मनीष को धन्यवाद दिया। उसने नीलोत्पल से मुलाकात होने पर उस वीडियो का प्रयोग करने की बात कही। शाम के समय सारिका नीलोत्पल से मिलने उनके घर गई तो उसे आश्चर्य हुआ। नीलोत्पल आज अपने कमरे की जगह गार्डन में थे। वो वहाँ पौधों को देख रहे थे। नुसरत उनके पास खड़ी थी। उसने कहा कि कुछ देर पहले जब वो चाय लेकर उनके कमरे में गई तो उन्हें वहाँ ना देखकर परेशान हो गई। उसने इधर उधर देखा। जब गार्डन में आई तो उसने उन्हें पौधों के पास खड़े पाया। उसने बताया कि इतने दिनों में कभी भी उन्हें अपने कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा था। आज अपने आप ही उठकर यहाँ आ गए। सारिका को ये एक अच्छा संकेत दिखाई पड़ा। वह उनके पास जाकर खड़ी हो गई। नीलोत्पल बड़े प्यार से पौधों को छू रहे थे। सारिका ने कहा, लगता है कोई पौधों की देखभाल करने वाला नहीं है, कुछ मुरझाए से हैं। नुसरत ने कहा, माली आता तो है इनकी देखभाल करने। सारिका ने नीलोत्पल की तरफ देखकर कहा, हाँ, पर अभी तक अंकल इनके पास नहीं आते थे, इसलिए मुरझा गए थे। अब ठीक हो जाएंगे। अंकल जी रोज इसी तरह इनके पास आएंगे। उसकी बात सुनकर नीलोत्पल ने उसकी तरफ देखा। सारिका ने महसूस किया कि उनके चेहरे पर एक खुशी थी। वो जानती थी कि सारे पौधे वैशाली ने लगाए थे। उन्हें बागवानी का शौक था। उसने कहा, आंटी को आज बहुत अच्छा लगा होगा। उन्होंने कितने चाव से सारे पौधे लगवाए थे। उसके बच्चे हैं ये सब। नीलोत्पल की आवाज़ सुनकर नुसरत और सारिका ने आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा। नीलोत्पल अपनी बात कहकर अंदर चले गए थे। इतने दिनों की कोशिश में पहली कामयाबी थी। सारिका फौरन अंदर गई। नीलोत्पल अपने कमरे में ना जाकर हॉल में बैठे थे। वो उनके सामने बैठ गई। उसने कहा, आपने कहा कि पौधे आंटी के बच्चे हैं, उन्हें बहुत प्यार होगा इनसे। सारिका के इस सवाल पर नीलोत्पल खामोश रहे। ऐसा लगा कि वो अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं, पर चेहरे पर दुख या निराशा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वैशाली की याद उन्हें सुख दे रही है। सारिका ने अपना फ़ोन निकाला। उसे लगा कि यही सही मौका है। उसने वैशाली का वीडियो चला दिया। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर नीलोत्पल भावुक हो गए। सारिका ने फ़ोन उनके सामने रख दिया। नीलोत्पल की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर जमा हुआ बहुत कुछ बाहर निकल रहा है। रोते हुए नीलोत्पल ने कहा, मुझे अकेला करके क्यों चली गई? मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। सारिका ने वीडियो बंद कर दिया। वह नीलोत्पल के बगल में बैठ गई। वो रो रहे थे, बार बार वैशाली से वही सवाल कर रहे थे। उस घटना को 1 हफ्ता बीत चुका था। नीलोत्पल उस दिन दिल खोल कर रोए थे। उसके बाद शांत हो गए थे। वो अभी भी बोलते तो नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब अंदर की घुटन कम हो रही है। सारिका को लग रहा था कि ये बात करने का अच्छा मौका है। वो मनीष के साथ उनके घर पहुंची। मनीष के पहुंचने पर नीलोत्पल ने खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया। मनीष ने कहा, मुझे तो लगा था कि हमेशा के लिए मेरा दोस्त मुझसे दूर हो गया है, पर आज मेरे दोस्त ने मुझे गले लगाकर सबसे बड़ी खुशी दी है। नीलोत्पल को कसकर अपने आलिंगन में लेकर मनीष ने कहा, क्यों हमसे दूर चले गए थे? अपने आप को अपने दुख के पिंजरे में बंद कर लिया था, जबकि मैं तुम्हारे दुख को बांटने के लिए तरस रहा था। उन्होंने नीलोत्पल को बैठा दिया। उनके सामने बैठकर बोले, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, फिर भी तुम खुद को अकेला समझ रहे थे। मेरी दोस्ती पर यकीन नहीं था। तुमने क्यों सोच लिया कि वैशाली के जाने के बाद तुम अकेले रह गए? अब कोई तुम्हारा नहीं है। देखो, सारिका पहले से तुम्हें नहीं जानती है, फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए इतने दिनों से यहाँ आ रही है। नुसरत तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हारा भतीजा भी फुर्सत निकाल कर तुम्हारे पास बैठता है। मनीष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अपने आप को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त पहले की तरह मेरे साथ हंसे बोले। नीलोत्पल ने एक बार सारिका की तरफ देखा, फिर अपने दोस्त की तरफ देखकर सहमति में सिर हिला दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीलोत्पल का इलाज शुरू हो गया था। उसका असर भी दिख रहा था।
वो भी अब प्यारी ज़िंदगी ग्रुप के सदस्य थे। उनकी सुविधा के लिए ग्रुप की मीटिंग उनके घर होती थी। सारिका अब बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। यह एहसास कि वो नीलोत्पल की मदद कर पाई, इसमें बहुत सहायक रहा था। संयम के लिए उसके मन में विशेष सम्मान था। जब भी मौका मिलता था वह उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती थी। दोस्तों, मेरी इस कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा किसका किरदार अच्छा लगा। थैंक यू।